शुरुआत तो मैं पहले ये बोलूँगा कि आप कैसे शुरुआत कर गए इस रिश्तों में? मतलब कहीं आपने भी कुछ धोखा तो नहीं खाया प्यार में? धोखा नहीं कह सकता। हाँ, एक चीज़ मुझे ये रियलाइज़ होती है कि सेल्फ रियलाइज़ेशन सब कुछ है। टेम्परेरी है। हाँ, वो टेम्पर आप एक टॉक्सिक टॉक्सिक रिलेशनशिप आज ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये रिलेशनशिप मेरे लिए टॉक्सिक हो रहा। हुँ, इस चक्कर में मैं दूसरे किसी के पास जाना चाहता हूँ। स्विच करना जैसे हम जॉब भी स्विच करते हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या चाहिए। मतलब जब तक यहाँ पे कन्फर्मेशन नहीं मिलेगा, तब तक मैं इसके साथ भी रहूँगा, इसके साथ भी रहूँगा। इसको सिचुएशनशिप कहते हैं। महिलाएँ बहुत कुछ सुनना चाहती हैं, मर्द बहुत कुछ कम क मतलब कम करना चाहता है, वो बोल नहीं सकता है। मैं परेशान चल रहा हूँ कि भाई मेरा आज ये काम खराब हो गया और मैं घर पहुँचते ही सोचता हूँ कि मेरी वाइफ़ समझ जाए समझ रहे कि मुझे क्या दर्द है। अब या तो वो भगवान है कि उसको समझ में आ जाए। अच्छा वो समझ नहीं आ रही तो मुझे गुस्सा भी आ रहा है। बट अब मैं इस चीज़ को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ कि कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग इज़ द की टू हेल्दी रिलेशनशिप। लड़के कम्युनिकेशन में थोड़े डरते इसलिए नहीं, कुछ ऐसा ना नहीं बोलना ही। मैं तो इसको इस हिसाब से देखता हूँ कि अगर 17-18 साल में शादी हो जाती है, उसको क्यों सही मानता हूँ अब। और बच्चे जब आपके पास 40 में होते हैं, तो उनको सँभालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो 25-26 में ज़्यादा बेहतर होती है। उनको एक जवान माँ-बाप उन्होंने देखा ही नहीं, वो एक हमेशा बूढ़े माँ-बाप को देखेंगे, और फिर वो जनरेशन गैप आ जाता राइट? जैसे हम लोगों ने मतलब जब हमारे माता-पिता की उनकी शादी हुई होगी तो 18-19 साल के होंगे। है। तो हमने एक यंग पेरेंट्स देखे, यंग पेरेंट्स, हमारे बच्चे ओल्ड पेरेंट्स देख रहे हैं। पेरेंट्स, जेन ज़ीज़, फिर मिलेनियल मिले मुझे तो इन लोगों के नाम भी नहीं समझ आते, ये लोग जो यूज़ करता है। इनके टर्म्स बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि ये लोग खेल रहे हैं और कुछ नहीं है। सो ठीक है, मतलब ये पॉकेटिंग, सिचुएशनशिप, ब्रेड क्रम्बिंग। इन सबका थोड़ा मीनिंग भी बता दें तो मुझे जैसे 90s के गाने सुनने के अलावा, मूव ऑन कैसे करें वो? रिलेशनशिप में तो उनका दिल टूटता है, तो वो गाने तो पहले ना सुनें, क्योंकि वो गाने सारी यादों को ताज़ा। बोलिए कॉल करते हैं फिर से। स्टॉकिंग बैड हैबिट। स्टॉकिंग इज़ द वर्स्ट स्टफ यू कैन डू। बट लोग बोलते हैं कि अब हम लोग अच्छे फ्रेंड हैं। कभी नहीं बन सकते। आप अपने एक्स के साथ कभी फ्रेंड नहीं हो सकते। आपके एक्स के साथ आपके फिज़िकल रिलेशन थे, उसने आपको न्यूड देखा है, आप उसके साथ फ्रेंड नहीं हो सकते। तो आपके पास किस तरह के केस ज़्यादा आते हैं मतलब मोस्टली चीटिंग के केसेस आते हैं, मूव ऑन के केसेस आते हैं और डाइवोर्स के केसेस आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश भारद्वाज, बैलेंस टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि रिश्ते बनाए नहीं जाते, निभाए जाते हैं। रिश्तों में खटास-मिठास की कहानी कोई नई नहीं है। हमेशा से ही रिश्तों में कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ लोगों ने महसूस की है। ये अलग बात है कि जनरेशन बदल गया है, लेकिन चीज़ें जो नहीं बदली हैं, वो है उनकी भावनाएँ, उनका इमोशन, रिश्तों को लेके उनकी समझ। काफ़ी केस हम आए दिन सुनते रहते हैं कि डिवोर्स का केस हो रहा हो, ब्रेकअप की खबरें सुनते हैं, माँ-बेटे के रिश्तों में खबरें सुनते हैं कि उनके बीच खटास आ गया। आखिर क्या वजह होती है? तो आज इन मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे बीच जो गेस्ट हैं, उनका नाम है प्रतीक जी। प्रतीक जी रिलेशनशिप कोच हैं और काफ़ी कुछ ज्ञान देते हैं इंस्टाग्राम पे, काफ़ी वायरल भी हैं, आपने इनको ज़रूर देखा होगा। प्रतीक भाई स्वागत है। थैंक यू सो मच प्रकाश जी। कैसे हो भाई आप? बस बढ़िया। देखिए आपकी आपकी वीडियो मैंने देखे और मैं पहले कहूँगी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि रिलेशनशिप पे काम करना और जिस तरह की कंटेंट को आप बनाते हैं, काफ़ी सराहनीय है। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। ये अब शुरुआत तो मैं पहले ये बोलूँगा कि आप कैसे शुरुआत कर गए इस रिश्तों में? मतलब कहीं आपने भी कुछ धोखा तो नहीं खाया प्यार में? धोखा नहीं कह सकता। हाँ, एक चीज़ मुझे ये रियलाइज़ होती है कि सेल्फ रियलाइज़ेशन सब कुछ है। राइट। कोई हमारे लाइफ़ में आता है, हुँ, हमें कुछ सिखाता है और फिर चला जाता है। तो हम अगर उस इंसान को ये कहें कि उसने मुझे धोखा दे दिया, मेरी लाइफ़ बिगड़ गई और उसी चीज़ को लेके हम बैठे रहे, तो लाइफ़ आगे नहीं बढ़ी। आप एज़ अ टीचर ले रहे हो। या मैं यही ये जब मेरे साथ हुआ था तो स्टार्ट में मैं भी हर किसी की जैसे रोता था, काम नहीं कर पाता था, नींद नहीं आती थी, खाना नहीं खाता था। बट आज मैं 27 ईयर ओल्ड हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जो 20 से लेके 25 की एज है, उसके बीच में जो रिश्ते बनते हैं, वो मोस्टली टेम्परेरी होता है, वो परमानेंट नहीं होता है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और ये मैंने फ़ील किया है। आज मेरे 5-6 ही दोस्त हैं। वो टाइम पे बहुत दोस्त हुआ करते थे, कॉलेज टाइम था। नए-नए जॉब पे जाते थे तो नए लोगों से मिलते थे। बट वो जो एज होती है उसमें हमेशा अपने गार्जियन की सुननी चाहिए। हम क्या करते हैं कि मुझे सब पता है कि घर वाले कहते हैं कि नहीं ये रिश्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है, बट हम कहते हैं नहीं यही सही है, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। और फिर हम रियलाइज़ करते हैं कि जब
हमारी चीज़ें बनती नहीं हैं, तो हम ये रियलाइज़ करते हैं कि शायद घर वाले सही कह रहे थे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो 20 से लेके 25 के बीच में जो रिश्ते बनते हैं, उसको मैं ये नहीं कहता सीरियसली मत लो, बट उसके वजह से तुम्हारा करियर इफ़ेक्ट ना हो। आजकल जो बच्चे हैं, कॉलेज जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, हुँ, ऑफ़िस में 10 लोगों से मिलते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल करते हैं, कुछ रिलेशनशिप के बाहर भी रिश्ते बनाते हैं और अपने रिश्ते को भूल जाते हैं। मतलब वो जब जैसे मैं कह रहा हूँ तो वो सीरियसली नहीं लेंगे तो वो ये करेंगे। मैं कह रहा हूँ 20 से 25 के बीच के रिश्ते टेम्परेरी होते हैं, राइट। तो उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेंगे, तो वो 10 जगह रिश्ते बनाएँगे। क्योंकि उनको पता है कि अभी टेम्परेरी बात बस मेरे स्टेटमेंट को मुझ पे ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे, कि आपने ही तो बोला था। हाँ, आपने नहीं बोला था। तो मैं ये कहता हूँ जैसे आपने भी कहा कि रिश्ते निभाए जाते हैं, बनाए नहीं जाते। वो बात बहुत कहते हैं कि रिश्ता बनाना और तोड़ना बहुत आसान है बट उसको निभाना जो है, उसके अंदर रहना जो बहुत मुश्किल है। अ, पता नहीं बट मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि एक इंसान आया, 8 साल मैं रिश्ते में रहा हुँ, और शायद उसके बाद उसको कुछ और मंज़ूर था तो वो चला गया। बट मैंने ये रियलाइज़ किया 1-2 साल के पीरियड में कि मूव ऑन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक किताब के अंदर एक वो पेज था उसको पलटना बहुत ज़रूरी है। अगर वो मैं पलटूँगा नहीं, तो हुँ, मेरी लाइफ आगे बढ़ेगी नहीं। क्या बात तो ये जब मैंने सोचा, समझा, सीखा उसमें बहुत से लोग मेरी लाइफ में आए। मेंटर कहूँगा, कुछ लोगों को कोच कहूँगा, जिन्होंने ऑफ कोर्स ओपनली इस चीज़ पे कभी बात नहीं करते, बट उनके एक्सपीरियंस से हम समझ सकते हैं इन चीज़ों को कि एक्सेप्टेंस इज़ एवरीथिंग, रियलाइज़ेशन इज़ एवरीथिंग, है? राइट। आगे बढ़ना सीख। तो मैं बेसिकली लोगों को ये सिखाता हूँ, मूव ऑन कैसे किया जाता है किसी भी चीज़ से, कि अगर आप किसी रिश्ते में हो, आपको उसने छोड़ दिया है, तो उस परिस्थिति में आपको करना क्या चाहिए? मैक्सिमम ऑफ लोगों को मैंने देखा है जो एक रिश्ते से निकल के तुरंत दूसरे रिश्ते में चले जाते हैं, क्योंकि उनसे अकेलापन सहा नहीं जाता। वो खाली महसूस करते हैं, बट वो मूव ऑन नहीं होता। टेम्परेरी है। हाँ, वो टेम्परे आप एक टॉक्सिक टॉक्सिक रिलेशनशिप आज ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये रिलेशनशिप मेरे लिए टॉक्सिक हो रहा है। इस चक्कर में मैं दूसरे किसी के पास जाना चाहता हूँ। हम ये नहीं समझ रहे कि ये रिलेशनशिप में टॉक्सिक हम बना रहे हैं कि वो बना रहा है। हुँ, बिकॉज़ स्विच करना जैसे हम जॉब भी स्विच करते हैं, हुँ, हम ऐसे नहीं कर सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या चाहिए, तब हम स्विच करते हैं। हम राइट। 4 चीज़ें सोचते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि क्या हमें सच में हाइक मिलने वाली है, तो हम स्विच करते हैं। हाइक के साथ क्या वो पोज़ीशन मिलने वाली है, तो हम स्विच करते हैं। एग्री। करेक्ट। ये सारी चीज़ें हम सोचते हैं। रिलेशनशिप में हम सिर्फ़ ये सोचते हैं, सामने वाले में ये कमी है, वो पूरी करने के लिए मैं दूसरे के पास चला जाऊँ। मुझे उससे वो नहीं मिल रहा है। और वो तुम मेल्ट करते हो इस तरीके से। मतलब जब तक यहाँ पे कन्फर्मेशन नहीं मिलेगा, तब तक मैं इसके साथ भी रहूँगा, इसके साथ भी रहूँगा। इसको सिचुएशनशिप कहते हैं। और जेनज़ीज़ ने तो हद से ज़्यादा टर्म्स बना रखे हैं। जैसे कि बेंचिंग, सिचुएशनशिप, अरे बाप रे! हाँ, इतनी चीज़ें मतलब इन शॉर्ट मतलब अगर कुछ बता पाएँ कि जब आपने मैं छेड़ा है तो एक-एक लाइन का अगर मीनिंग बता दें ताकि लोग समझ आए कि क्या चल जैसे सिचुएशनशिप एक वो रिलेशनशिप होता है जिसके अंदर हम कमिटमेंट नहीं देना चाहते, ओके, बट हम साथ में रहना चाहते हैं। मतलब फ्रेंडशिप से बढ़ के और रिलेशनशिप से कम, ओके। उसको सिचुएशनशिप है। इसमें लिव इन नहीं है। लिव इन एक ऐसी चीज़ है, मैं लिव इन के अपोज़ में नहीं हूँ। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप शादी करना चाहते हो, हुँ, तो आप जान लो एक-दूसरे को। बट लिव इन में रह के उस इंसान को छोड़ के फिर से दूसरे के साथ जाना, राइट ये कोई समझा। सेंस नहीं बनता। और लिव इन में मैं हमेशा फीमेल्स को कहता हूँ, ये तुम्हारे लिए ड्रॉबैक होगा। फीमेल्स को ये चीज़ समझनी चाहिए कि लिव इन में तुम्हें नहीं जाना है बिकॉज़ तुम्हें नीयत नहीं पता है, इंटेंट नहीं पता है लड़के का हुँ, एंड लड़का लस्ट ड्रिवन होता है, वुमेन्स आर इमोशनली ड्रिवन, राइट? अच्छा। लड़के को खूबसूरती से प्यार होता है, हुँ, वुमेन को इमोशन से प्यार होता है, समझदार इंसान से प्यार होता है, सक्सेसफुल लोगों से प्यार होता है। वुमेन्स आर वेरी प्रैक्टिकल व्हेन दे गो इंटू अ रिलेशनशिप, मेन्स आर नॉट दैट प्रैक्टिकल। वो हमेशा खूबसूरती देखेंगे सिर्फ। हुँ, ऐसे बहुत से आपने रिश्ते देखे होंगे जिसमें मैं ये नहीं कहता किसी को कम, किसी को ज़्यादा, बट जिसमें मैन अच्छा नहीं दिखता बट वुमन बहुत अच्छी होती है। बट वो सक्सेस लुक्स वाइज़ सक्सेस में होता है, यहाँ पे ये अच्छी दिखती है, उस चक्कर में चले जाता है। बट लुक्स कब तक रहेंगे? ये भी हमें समझना है। 35 के बाद सब कुछ ढल जाता है। उसके बाद आप एक्स्ट्रा मैरिटल में जाओगे, क्योंकि आप अभी भी लुक्स और लस्ट से ड्रिवन हो। तो क्या होगा 25 साल, 22 साल, 23 साल वाली लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहोगे और आपकी वाइफ़ क्या करेगी उस टाइम पे?
उसको भी तो कोई चाहिए इमोशन समझने वाला। उसके पास भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आता है जो 25 साल का लड़का होता है, क्योंकि वो विला होता है। और वो लस्ट इवेंट होता है, हाँ, वो लस्ट ड्रिवन होता है, उसको कमिटमेंट नहीं चाहिए। और उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे ये सबसे बेस्ट ऑप्शन, और ऊपर से वुमेन का हस्बैंड सेटल्ड है, पैसे वाला है, सक्सेसफुल है। तो मेरे पास ऐसे केसेस आता है जिसमें 35 ईयर ओल्ड वुमेन 23-24 साल के लड़के के साथ जाएगी, उसको पैसा भी देगी, उसको फिजिकल स्टफ भी देगी, और उससे सिर्फ इमोशंस मांगेगी। और इस चक्कर में उनके जो हस्बैंड है उनको पता ही नहीं है सब, वो भी सेम कर रहे हैं। इसको कहते हैं ओपन मैरिज सिस्टम। तुझे जो करना है वो तू कर, मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। अच्छा, ऐसे ऐसे टर्म्स है। और दोनों म्यूचुअल है। दोनों मैच्योर है, दोनों को पता है म्यूचुअल। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो म्यूचुअल होते हैं कि हाँ तुम करो वो करना है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो एक दूसरे को पूछते ही नहीं तुम क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे पास ऐसे भी केसेस आते हैं जिसके अंदर ऑफ कोर्स वुमेन्स ही होती है, बिकॉज दे नीड इमोशन। जब मेरी वीडियो को सुनती है तो उनको लगता है ये बंदा इमोशनली मैच्योर है, इसको पता है ये मुझे सही गाइड करेगा। और मैं ये कहता हूँ कि जब आप 10 जगह पर रिश्तों में रहोगे, 10 लोगों के साथ बात करोगे, आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। मैंने कहा ना आपको, मेरे बहुत कम फ्रेंड्स हैं। जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। एग्जैक्टली। दैट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। ऐसे नहीं है कि लोग जानते नहीं है, जानते बहुत से लोग हैं, बट फ्रेंड्स नोन, मैं जिनको फ्रेंड कह सकता हूँ वो बहुत कम लोग हैं। कुछ लोगों का ग्रुप सर्कल बहुत बड़ा होता है, पर वो अकेले होता है। और मैं कम लोगों में रह के भी मैं खुश रहता हूँ, ग्रुप शांत, के लोग भी साथ तो हैं। क्योंकि मुझे ऐसा है कि मेरी जो कमी है वो सिर्फ मैं ही पूरा कर सकता हूँ। मेरी जो इमोशनल डिज़ायर है, मेरी जो नीयत है किसी भी चीज़ को लेके, वो मैं ही समझ सकता हूँ, और मैं वो सामने वाले को तुरंत समझा नहीं सकता। मैं जैसे अगर किसी को मैसेज भी करता हूँ तो उसको थोड़ा रूड लगता हूँ। काइंड ऑफ मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करता हूँ। मेरी वीडियो में भी लोग दिखते हैं तो बहुत बोलते हैं ये बंदा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं जब काउंसलिंग भी लेता हूँ तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि मैं बटरिंग नहीं कर सकता। इफ यू आर रॉन्ग, चाहे मेरे पास 52 ईयर ओल्ड अंकल एक काउंसलिंग लेने आए थे, मतलब मेरे डैड के एज के। किस चीज़ के लिए? वही उनकी वाइफ उन पे चीट कर रही है। ओके। और उन्होंने मुझे एक चीज़ कही कि तुम सिर्फ 27 साल का, मतलब तुम मेरे बेटे की एज के हो, पर पता नहीं तुम्हारी बातों में कुछ ऐसा है कि मुझे लगता है तुम मुझे समझ सकते हो और समझा सकते हो। मैंने एक ही चीज़ कही कि मैं बटरिंग नहीं करूँगा कभी भी। तुम गलत हो, आप गलत हो, तो मैं आपको बताऊँगा भले आपकी एज मुझसे डबल है। व्हाट पीपल डू इन काउंसलिंग, या फिर दोस्त, यार वगैरह क्या करता है? आपको सपोर्ट करता है आप जो गलत कर रहे हो उसमें, जो बेटर करता है काट के। आपसे कुछ फ़ायदा मिलता है तभी, बट कोई सच्चाई नहीं बताता। और मेरे पास मैक्स ऑफ द केसेस ऐसे होता है जिसमें एक इंसान को ये रियलाइज़ होता है मेरी वीडियो सुन के, उसके मैं अपने हस्बैंड के साथ, अपने वाइफ के साथ गलत कर रहा हूँ। यू विल स्टीवन होता कभी सामने वाला चीटिंग करता है वो नहीं आता, बेस्ट और खुद चीटर ही मेरे पास आता है ऐसे कि वाला। आई एम डूइंग रॉन्ग, और इस सिचुएशन को मैं कैसे टैकल करूँ। तो कहते हैं ना, आईना दिखा रहा हूँ कुछ लोगों को, कुछ को अच्छा लगता हूँ, कुछ को बहुत बुरा लगता हूँ, बट आई एम नॉट द पर्सन जो सबको अच्छा लगे, और वो आप बन भी नहीं सकते। सो इतने टर्म्स है रिलेशनशिप में। सिचुएशनशिप जैसा मैंने आपको समझा, ओपन रिलेशनशिप जो मैंने आपको समझाया, जी। फिर एक होता है नार्सिसिस्ट बिहेवियर। अच्छा। ये सबसे बुरी चीज़ है एक रिलेशनशिप के अंदर। अगर आप किसी नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हो, नेवर प्ले दैट गेम, जो गेम वो तुम्हें खिलाता है। मतलब वो अपने सिचुएशन के हिसाब से रिलेशनशिप बनाएगा, अच्छा। अपने सिचुएशन के हिसाब से उसको ख़त्म भी करेगा। अभी उसको किसी की ज़रूरत है, वो वहाँ आएगा, अच्छा दिखता है, नार्सिसिस्ट बहुत अच्छा दिखता होता है। ये मेल में होती है टेंडेंसी या फीमेल? दोनों, दोनों। दोनों में हो सकता नार्सिसिस्ट एक ऐसी पर्सनैलिटी, वो बीमार इंसान होता है दिमाग से, जिसको अटेंशन की भूख होती है। है। जैसे कि दिखता अच्छा है, बातें अच्छी करता है, बहुत मैनिपुलेटिव होता है, और ये अधिकतर मेल्स में देखा जाता है क्योंकि वुमेन को ऐसे लोग ही पसंद आते हैं, जो बातें बढ़िया करता है, और वो उनके जासे में फँस जाती। कहते हैं ना कि गाड़ी अगर आप बीवी को लेके दो और आप उस पे ध्यान ना दो, आपने उसको गाड़ी लेके दे दी, और वो जब उसका कभी टायर पंचर हो जाए रोड पे, और वो टायर पंचर कोई और मेल करके दे रहा है, तो उसके लिए वो आदमी अच्छा है और पति बुरा बन जाता है। टाइम ही नहीं दे रहे हो ना आप, आपने मुझे गाड़ी तो दे दी, पर आप, जब मेरा टायर खराब हो गया तो कोई और था उस टाइम पे, राइट? तो फ्लर्ट करेगा, अच्छी-अच्छी बातें करेगा, दिखेगा अच्छा, तो उस समय पे वो फीमेल कन्फ्यूज़, मैनिपुलेट बहुत आसानी से हो जाता है। तो मैक्स ऑफ द केसेस में मैं ये कहता हूँ, मर्द ज़्यादा मैनिपुलेटिव होता है वुमेन से, क्योंकि उसका लस्ट होता है ना, राइट। वो एक लस्ट के चक्कर एक मैं स्टैंड अप किसी का देख रहा था, उसमें बोला हुँ। कि भाई
अच्छा था, मेल-फीमेल पे उसने कॉमेडी की थी। बट उसने बोला कि जैसे एक लड़का है और उसकी गाड़ी पंक्चर हो गई, जैसे आपने बोला, तो वो किसको कॉल करेगा? लड़का कॉल नहीं करेगा, वो अपना पंक्चर बनवाएगा। हुँ। लेकिन एक लड़की है, कोई फीमेल है, उसकी गाड़ी पंक्चर हो गई, तो पहले वो हस्बैंड को कॉल करेगी कि मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई। वो नहीं आएगा तब जाके तब जैसे वो so that's what I'm saying they are depending me। डिपेंडेंट है वो, उनकी एक तो डिपेंडेंसी है। इसमें क्या हो जाता है जब नार्सिसिस्ट आपको डेट करता है ना तो पहले वो अटेंशन का भूखा होता है। उसको अटेंशन चाहिए। बड़ी फीमेल को अच्छा लगता है कि वो अटेंशन दोनों हो सकता है। मैं ये नहीं कहता मैं कभी जेंडर स्पेसिफिक नहीं जाता। हुँ, बट एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि मर्द औरत से ज़्यादा चीट करता है। बट वो लस्ट में चीट करता है। वुमेन इमोशनली चीट करती है और मैं चीटर को कभी जस्टिफिकेशन नहीं देता कि तू सही है। चीटिंग इज़ ऑलवेज़ अ चॉइस। चाहे किसी बेस पे हो। किसी भी बेस पे करो। लस्ट पे करो, इमोशंस पे करो, टाइम ना दे रहा उस चक्कर में करो, प्यार नहीं दे रहा, पैसा नहीं दे रहा, चीटिंग इज़ नेवर एन ऑप्शन। ये चॉइस है। इफ यू आर डूइंग इट तो इसका गलत है। हाँ, मतलब आपने किया तो आप ही गलत हो फिर। वो इंसान आपके साथ कुछ भी कर रहा है, आप उसको छोड़ सकते हो। यू ऑलवेज़ हैव ऑप्शन टू लीव दैट पर्सन और फिर किसी और के साथ जाओ। बट चीटिंग इज़ ऑलवेज़ कहता हूँ ना चॉइस होती है, वो कभी ऑप्शन नहीं बन सकता। राइट। और नार्सिसिस्ट चीटिंग करने के बाद भी आपको गलत ठहराता है कि तुमने मुझसे ऐसा किया, ऐसे किया इसलिए मैं वहाँ ऐसा चला हुआ। गया। तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे थे इसलिए मैं वहाँ चली गई। तुम मुझसे मतलब तुम्हें 10 लड़के भाव दे रहे थे। मतलब ऑफ कोर्स वो लड़की नहीं भाव दे रही है, उसको 10 लड़के भाव दे रहे हैं। समझ गया। तो मैं डरा हुआ था, इनसिक्योर हो गया था वो। तो मैं किसी और के पास चले गया। दैट इज़ नॉट एन ऑप्शन। यू ऑलवेज़ हैव टू कम्युनिकेट विद द पर्सन और नार्सिसिस्ट हमेशा ब्लेम गेम खेलता है। वो कभी आपको सीधा गलत नहीं बताएगा। वो आपको उलझाएगा आपकी बातों में। अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए वो ब्लेम गेम खेलेगा। तुमने किया इसलिए। सो इनसे बचना बहुत ज़रूरी है और इनसे बच के ऐसा लगता है उनकी गेम में मत आओ। द टाइम यू गेट टू नो। बट आपको पता तो हो कि ये किस कैरेक्टर का है, नार्सिसिस्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, एक अटेंशन सीकर होता है। राइट? पब्लिक में अलग बिहेव करेगा, घर पे अलग बिहेव करेगा। आप साथ में हो तो बहुत अच्छा है, घर के अंदर, पब्लिक में आपको दूर करेगा। अटेंशन सीकर होता है ना, उसको अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को साथ में लेके नहीं चलना, उसको बाहर अटेंशन चाहिए। अटेंशन चाहिए, तो कमिट नहीं करेगा जल्दी से लोगों में। अपना रिलेशनशिप स्टेटस हाइड करेगा, अकेला रहना पसंद करेगा लोगों के सामने। हुँ। बट इन पर्सनल आप मेक आउट नहीं कर सकते कि ये ऐसा इंसान। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि पब्लिक में बहुत अच्छा एक्ट कर रहे होते हैं, घर पे उनके रिलेशन वो भी नार्सिसिस्ट है। वो भी नार्सिसिस्ट है। अच्छा, तो ऐसे कहते हैं ना मल्टी एक्चुअली वो डिसऑर्डर होता है, राइट? दे आर नॉट मल्टीपल पर्सनैलिटी बोल इमोशनली सकते हैं। स्टेबल, दे हैव डिसऑर्डर। दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। उनको नहीं पता वो रिलेशनशिप में क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ऐसा उनको भी नहीं पता होता बहुत बार कि वो ऐसे बिहेव क्यों करता है। बट उनको ये पता होता है ये करने से मेरा फ़ायदा होगा। द टाइम यू गेट टू नो इफ योर पार्टनर इज़ अ नार्सिसिस्ट जैसे अटेंशन सीकिंग, ब्लेम गेम खेलना, लव बॉम्बिंग करना। लव बॉम्बिंग मतलब अ, जैसे रिलेशनशिप में लड़का-लड़की है, अचानक बहुत प्यार करेगा, फिर कुछ दिनों के लिए डिसअपियर हो जाएगा। रिलेशनशिप हुँ, में, शादी में नहीं रिलेशनशिप में। हुँ। काइंड ऑफ जब उसका मन है तब प्यार करेगा। बट रिलेशनशिप मन के हिसाब से नहीं चलता, कमिटमेंट मन के हिसाब से नहीं चलती। अगर सामने वाला इंसान नाराज़ है तो उसको मनाना भी होता है, राइट? तो आप जब आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लव बॉम्बिंग मतलब प्यार बहुत ज़्यादा दिखाओगे और अफेक्शन दिखाओगे और फिर अचानक ही गायब हो जाओगे। तो उससे तो सामने वाला इंसान कन्फ्यूज़ हो रहा है ना कि मुझसे प्यार करता भी है कि नहीं करता। दैट इज़ अ नार्सिसिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक एक हम कह सकते हैं। राइट। और अच्छी बात आपने बोली कि ऐसा नहीं है कि आप अपनी कंफर्ट के लिए ही करेक्ट। आप लव में हो और उसके बाद फिर आप आउट हो जाओगे। एक फ़िल्म आई थी हमारी अधूरी कहानी, उसमें एक अच्छी लाइन भी है, जिन्होंने भी डायलॉग लिखा था उन्होंने लिखा था कि धड़कनों के भी अपने वसूल होते हैं। हुँ, हर किसी के नाम से नहीं धड़कता है। सही बात। तो जब उसका वसूल है तो आप उसको फ़ॉलो करो। आप सही। ऐसा नहीं कि आप किसी और के लिए भी धड़का रहे हो। वेरी गुड। बहुत आई ऑलवेज़ से दैट कि कमिटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब कुछ लोग कहते हैं मैं कमिट ही नहीं कर सकता। यू कांट वर्क एट 2 ऑफिस एट वन टाइम, राइट? आप 2 ऑफिसेज़ में एक साथ में काम नहीं कर सकते। ऐसे ही आप 2 रिलेशनशिप में एक साथ नहीं रह सकते। इट इज़ एन रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिलेशनशिप जैसे शादीशुदा लोग कहते हैं बहुत बार कि वो तुम्हारी शादी नहीं हुई इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि क्या होता है। तुम्हें दर्द नहीं पता शायद। तुम्हें दर्द नहीं पता शादी का। अगर दर्द था तो तुमने वो लड्डू खाया है कि हुँ, आई ऑलवेज़ से दैट। ऑलवेज़। सो इट्स नॉट अबाउट दैट कि ये मज़ाक में भी बहुत से लोग बोलते हैं बट लोग सीरियसली ले लेते हैं इन चीज़ों को कि शादी नहीं करनी चाहिए। वी शुड बी हैप्पी इन सिंगल लाइफ बट आफ्टर 45 आपके पास कौन होगा? यू नीड अ कंपेनियन। सब भाईजान को अपना एग्ज़ाम्पल मानते हैं।
भाईजान के पास बहुत पैसा, भाईजान भी खुद अकेले हैं, वो खुद भी कहते हैं, उनको भी पता है, वो अभी उनको रियलाइज़ेशन फ़ेज़ आ गया है। पहले एक गई तो शायद मुझे लगता था वो गलत है, दूसरी गई तो मुझे लगता था वो गलत, तीसरी अब शायद मैं ही गलत हूँ। तो राइट, और एक चीज़ होने के बाद आपको पता भी चल गया जब आपके अंदर का एंगर, आपका अहम खत्म होता है। खत्म होता है और आप एक आपको लगता है कि अब वो वक़्त आ गया जहाँ पे अब अलविदा कहने का वक़्त। एवरी मैस्कुलिन पर्सनैलिटी नीड्स अ फेमिनाइन, एवरी फेमिनाइन नीड्स अ मैस्कुलिन। हम चाहे कुछ भी कह दें कि हमें मर्दों की ज़रूरत नहीं है, हमें औरतों की ज़रूरत नहीं, वी नीड ईच अदर, राइट, बिकॉज़ हमें माँ की भी ज़रूरत है, हमें बाप की भी ज़रूरत है, हमें बीवी की भी ज़रूरत है, बीवी को पति की भी ज़रूरत है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि हमें नहीं चाहिए, बिकॉज़ फीमेल आर नर्चरर, राइट? उनके राइट। अंदर नर्चरिंग पावर होती है, जो अगर एक मेल को ना मिले, तो वो पता नहीं वो कैसे अपनी लाइफ़ जी सकता है, सर्वाइव नहीं कर सकता। इमोशनल तो एक वुमन को सच में प्रोटेक्टिंग मेल की ज़रूरत होती है। नॉट इन टर्म्स ऑफ कि आप बाहर निकल रहे हो, आपको कोई परेशान कर रहा है, उसको प्रोटेक्टिंग नहीं कहते, बट शी नीड्स दैट वन पर्सन इन हर लाइफ़। वो नहीं कह सकती मुझे मर्द नहीं चाहिए। आजकल एक नया टर्म निकला है कि हमें मर्दों की ज़रूरत नहीं है। फेमिनिस्ट करके कुछ कहती है कि हमें मर्दों, बट वो एक्चुअली क्या कहना चाहती है वो मर्दों को समझना पड़ेगा। इनमें भी मैं उन्हीं को सही बोलूँगा, फेमिनिस्ट जो है उन्हीं को। क्योंकि वो कह रही है कि अब हमें प्रोटेक्शन और प्रोवाइड, इन 2 चीज़ों के लिए मर्दों की ज़रूरत है। हमें बाउंसर नहीं चाहिए। हम खुद कमा सकते हैं, राइट, हम खुद कमा सकते हैं, वेरी हम खुद प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अच्छी चीज़ है। बाकी चीज़ों में क्योंकि मर्दों ने आज तक प्रताड़ना की औरतों पे, ये चीज़ हम भूल नहीं सकते। व्हाट दे हैव डिड दैट ऑन द नेम ऑफ प्रोवाइडिंग समथिंग, उन्होंने उसको बेसिक फैसिलिटीज़। राइट। सो इस चक्कर में भी थोड़ा मेंटालिटी को हमें चेंज करना चाहिए। आई नो हाउ टू कुक, मैंने सीख लिया। मेरे डैड मुझे कहते थे कि नेवर बी डिपेंडेंट ऑन वुमन, यू हैव टू बी डिपेंडेंट बट डोंट बी डिपेंडेंट। यू कुकिंग सीख लो, उसको हेल्प करो ना उस चीज़ को सीख के, ये नहीं कि तुम अकेले राइट, खुद के लिए जीना सीखो, बिकॉज़ यू नीड अ फीमेल इन योर लाइफ। एंड मेरे मॉम-डैड का रिलेशनशिप मेरे लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज़ दे आर अरेंज्ड मैरिज्ड एंड 27 ईयर हो चुके हैं। आज भी मेरे मम्मी-पापा मतलब डैड जब मीटिंग्स के लिए जाते हैं क्लाइंट्स के पास, कभी-कभी मम्मी को ले जाते हैं। उनको कैफ़े में छोड़ के खुद की मीटिंग अरे खत्म करके फिर उनको मिलके डेट करके घर पे आते हैं। वेरी गुड। तो वो चीज़ मुझे सिखाती है कि वो अरेंज मैरिज में जब इतना अच्छा बिहेव कर सकते हैं, तो मैंने तो लव मैरिज चूज़ करनी है। आई एम लविंग दैट पर्सन, मैं पहले से उसके ट्रेड बाय चॉइस। जानता हूँ, बाय चॉइस जा रहा हूँ। मैं क्यों अच्छा नहीं बन सकता? एग्री। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास बहुत काम है, मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। एक छोटा-सा मैसेज करने में, अभी मैं मैसेज अगर समझो मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है, मैसेज आता है और मैं ये कह रहा हूँ मेरी शूट चल रही है, तुम्हें मुझे फ़ोन नहीं करना, हम एग्रेसिव हो जाता है मेल कि मेरा ये है, वो है, ऐसा है, फलाना है। जस्ट टेक 2 सेकंड्स, अभी करता हूँ, मैं कहीं पे हूँ, कुछ काम में हूँ, दैट्स इट। बट ये आप नहीं करते और उस इंसान के अंदर वो चीज़ भरते जाती है। शायद कुछ गलत कर रहा है, शायद कुछ गलत कर रहा है, शायद कुछ गलत कर रहा है और वो इंसान उस चीज़ को कहीं और ढूँढना शुरू कर देता है कि ये शायद कुछ गलत कर रहा है, इससे पहले मैं बच जाऊँ। नहीं, मुझे लगता है दोनों के बिहेवियर में भी एक बड़ा डिफरेंस है, खासकर महिलाएँ बहुत कुछ सुनना चाहती हैं, मर्द बहुत कुछ मतलब कम कहना चाहता है, वो बोल नहीं सकता है। और जो ये काम वाली बात की, उस पे मतलब मैं भी एक एक्सपीरियंस करता हूँ, मैंने हुँ, हुँ। शादी किया। एक्सपीरियंस ये होता है कि मुझे लगता है कि यार बाहर तो सब मैं दर्द में हूँ ही, जब दुनियादारी में आता हूँ, क्लाइंट्स है, काम है, अब तुम्हें भी बताना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम्हें तो पता होना चाहिए। तो हम सोचते हैं कुछ समझ जाए, बट ऐसा होता नहीं, जबकि हम बोलेंगे नहीं, अपनी बातें रखेंगे नहीं। और मैं भी इन बातों को बाद में समझता हूँ कि नहीं भाई, हमें बाद में कन्वे नहीं करे। मैं खुद में दर्द में हूँ, मैं परेशान चल रहा हूँ कि भाई मेरा आज ये काम खराब हो गया, और मैं घर पहुँचते ही सोचता हूँ कि मेरी वाइफ समझ जाए कि मुझे क्या दर्द है। अब या तो वो भगवान है कि उसको समझ में आ जाए। अच्छा, वो समझ नहीं आ रही तो मुझे गुस्सा भी आ रहा है। करेक्ट। तो आप ये कम्युनिकेशन जो सबसे बड़ी बैरियर है किसी भी रिलेशनशिप में, मुझे लगता है कि जब दोनों की बातें मैच नहीं करती, आप बोल नहीं पाते हैं, उसकी कान सुनने को तैयार है लेकिन आप नहीं बोल रहे हो, और आप गलती उसका ही निकाल रहे हो कि भाई तो मैं इसको आपको थोड़ा मॉडिफ़ाई करूँगा इस चीज़ को। जैसे मैंने बहुत सी वीडियोज़ पहले बनाई थी जिसके अंदर मैं कहता था कम्युनिकेशन इज़ द की टू हेल्दी रिलेशनशिप, राइट? बट अब मैं इस चीज़ को थोड़ा मॉडिफ़ाई करता हूँ कि कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग इज़ द की टू हेल्दी रिलेशनशिप। हुँ, व्हाट पीपल थिंक अबाउट कम्युनिकेशन इज़ दैट कि मैंने बोल दिया, राइट? सुनने वाला रेडी है क्या? यू हैव टू सी दैट ऑल्सो। एक और चीज़ है, अ, ल लड़के कम्युनिकेशन में थोड़ा डरते इसलिए भी, कुछ ऐसा ना बोल जो ना बोलना ही बोलना ही।
पता चला कि आपने अपने अपने आज आज मैंने ऐसे दोस्त के साथ टाइम बिताया है और उसने मुझे दुखी कर दिया, जिसके बारे में ऑलरेडी बीवी भी बोल रही है कि मैं उसके साथ मत रहना। हाँ, तो अब आप घुट भी रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, खैर है, इतने ये भी लड़कों के साथ ही होती तो ये नोक-झोंक होनी चाहिए रिलेशन। राइट। ये नोक-झोंक नहीं है तो वो रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है। क्योंकि आप रिलेशनशिप में सिर्फ हैप्पी स्पेस नहीं ढूँढ सकते। शादी हो या रिश्ता हो, कोई कुछ भी हो, कमिटमेंट हो, लोग क्या सोचते हैं जैसे हमारे इंडियन माइंडसेट में कहा जाता है कि बिगड़ गया लड़का इसकी शादी करा दो, उसकी बीवी उसको सुधारेगी। लड़की हाथ से निकल रही उसकी शादी करा दो, उसका हस्बैंड आप खुद उस इंसान को 25 साल से सँभाल नहीं पा रहे, सुधार नहीं पा रहे। तो आप बीवी क्यों कैसे किसी के गले बाँध दे रहे हो, वो तो ज़्यादा मेस हो जाएगा। चाहे लव मैरिज करो, चाहे अरेंज मैरिज। एक एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबल कहते हैं ना मैं नहीं और उसको आप सर्टिफ़िकेट दे रहे हो कि अब तुम सुधरोगे नहीं किसी अब से। तुम सुधरोगे माँ-बाप नहीं सुधार पाए तो कैसे सुधारेगा? यू कांट जस्ट गेट मैरिड टू समवन जस्ट बिकॉज़ पहले लड़की 17-18 साल की होती थी, लड़का 22 साल का होता था, शादी हो जाती थी, वो शादी आज भी चलती है जो अपने मॉम-डैड के टाइम की बात है। अभी ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि 22-23 साल में तो लड़का अभी कुछ ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, फिर शायद पीएचडी करेगा, 4 चीज़ें और देखेगा और लड़की भी पढ़ना चाहती है। तो वो पहले चलता था, पहले शादियाँ टिक जाती थी। आज क्या है कि 18 के बाद आपके हार्मोनल चेंजेस तो आने ही हैं। वो तो आप किसी न किसी के लिए तो जाओगे ही कि बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। तो वो एक्सपीरियंस जो आ जाता है लोगों के अंदर कि आप एक के साथ गए, दूसरे के साथ गए, तीसरे के साथ गए और 28 में आप शादी कर रहे हो। तो मेरा ये कहना है कि इसमें 5-10 रिलेशन मत बना लो। यू विल बी एक ही बनाओ। मोर कन्फ्यूज़्ड। आप सिर्फ शादी नहीं कर रहे हो, बाकी संबंध वैसे ही नहीं रखना है। हाँ, क्योंकि सबसे बुरी चीज़ ये होती है ना मेरे पास एक काउंसलिंग केस आया था, नाम नहीं लूँगा उस बच्ची का बेचारी का। शी वाज़ 21 ईयर ओल्ड एंड शी वाज़ हैविंग अ बॉडी काउंट ऑफ 25। अरे बाप रे! अब पहले 2-5 में उसकी गलती नहीं होगी, उसके बाद उसकी चॉइस बन गई। पहले 2-4 समझो मैं भी समझता हूँ लड़के ने उसको मैनिपुलेट किया लस्ट के चक्कर में और वो यहाँ की नहीं है, वो बाहर रहती है। वही उसकी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ये है उसकी कि 2-4 बार हुआ, फिर उसको समझ गया ईज़ी सोर्स ऑफ मनी कहाँ से है। हाँ, जैसे हमें पैसे की बात कर रहा है, जब इंसान इंडिया में रहता है तो माँ-बाप है, 2 टाइम का खाना फ्री में मिलेगा, करेक्ट? पढ़ाई कर रहे हो, उसकी फीस भी आ जाएगी, बट जब आप बाहर जाते हो, आप तो 2-3 शिफ्ट करते हो, तो लड़का तो बेचारा और कुछ कर नहीं सकता, उसको 3 शिफ्ट करनी है। लड़की या सम और लड़का 3 शिफ्ट तो अगर कुछ और भी कर सकता है, उसमें भी 3 शिफ्ट भी कर सकता है। वो तो ऐसे भी लड़की ऐसे भी लुटे साले बेचारा क्या अब वो क्या शिफ्ट चलाती है, अब कुछ नहीं कर सकता वो, बट लड़कियों को ईज़ी सोर्स ऑफ मनी कहीं-कहीं पे दिख जाता है। हाँ, इफ शी विल बी इन अ रिलेशनशिप विद अ गाय जो उससे 10-15 साल बड़ा हो, तो उसके खर्चे उठा लेगा, उसकी फीस भर देगा, समझ गया। बट वो शायद शादीशुदा होता है, तो मैं तो इसको इस हिसाब से देखता हूँ कि अगर 17-18 साल में शादी हो जाती है, उसको क्यों सही मानता हूँ अब। शायद मैं भी 18 साल का था तो सोचता था नहीं मैं आराम से शादी करूँगा। अब इसलिए मानता हूँ कि अब बच्चे हो गए और बच्चे जब आपके पास 40 में होते हैं, तो उनको सँभालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो 25-26 में ज़्यादा बेहतर होती है। तो मेरे जो छोटे भाई हैं या जैसे कि आप हो अभी 27 में हो, इस तरह के जो जूनियर दोस्त हैं, उनको मैं बोलता हूँ भाई तू सोच रहा है कि 35 में करेगा, मत कर। तो करेंगे ना। तो कर मत। तो अभी कर ले कि जो बच्चे होंगे वो अपनी एनर्जी लेके तेरा खून पी जाएँगे वो और 40 में तू नहीं सँभाल सकता। तुझे सर क्योंकि तुझे पैसे भी कमाने हैं, तुझे सेटल भी होना है, तुम्हें सारे काम करने हैं हुँ। और तुम शाहरुख खान तो होने की 50वीं में चल रहे आज होगे। की एज में पॉसिबल भी नहीं है ना नहीं कि है, आज एजुकेशन इतना महँगा है, राइट? लाइफ़स्टाइल लाइफ़स्टाइल नहीं कर पाओगे। मतलब आप ये सोच भी नहीं सकते कि आपके 2-5 बच्चे हो। फिर 40 में आप बच्चे करोगे, फिर वो बच्चे जब बड़े होंगे, आप बूढ़े हो चुके होगे, आप उनको एक जवान माँ-बाप उन्होंने देखा ही नहीं। वो एक हमेशा बूढ़े माँ-बाप को देखेंगे। और फिर वो जनरेशन गैप आ जाता राइट। जैसे हम लोगों ने मतलब जब हमारे माता-पिता की उनकी शादी हुई होगी तो 18-19 साल का। है। तो हमने एक यंग पेरेंट्स देखे। यंग पेरेंट्स हमारे बच्चे ओल्ड पेरेंट्स वो देख रहे हैं। पेरेंट्स से ही और वो राइट। फिर वो जो जनरेशन कहते हैं ना जेनज़ीज़ फिर मिलेनियल मिले मुझे तो इन लोगों के नाम भी नहीं समझ आते ये लोग जो यूज़ करता है। इनके टर्म्स बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि ये लोग खेल रहे हैं। खेल रहे हैं फिर और कुछ नहीं कर सो ठीक है? मतलब ये पॉकेटिंग, सिचुएशनशिप, ब्रेड क्रम्बिंग इन सब का थोड़ा मीनिंग भी बता देता हूँ, जैसे पॉकेटिंग क्या है? पॉकेटिंग का मतलब ये होता है कि मैं किसी के साथ रिश्ते में हूँ पर ये मैं बताऊँगा नहीं कि मैं किसके साथ रिश्ते में हूँ। मतलब मैं शोकेस करूँगा मैं सिंगल हूँ। सबको ये बताऊँ मैं सिंगर हाँ, हाँ, मैंने मतलब मैं ओपन टू रिलेशनशिप हूँ, बट मैं हूँ किसी के साथ रिश्ते में। तो आप कमिटमेंट नहीं देना चाहते। आप ओपन मतलब आप स्टेटस नहीं दिखाना चाहते इफ यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप तो आप 10 जगह देखोगे। 10 लोगों को आप में भी इंटरेस्ट आएगा। बट इसका सेंस क्या बनता है?
काम करने के लिए मेरे पास टाइम, मैं सच बताऊँ घरवालों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। द पर्सन जो मैं बन चुका हूँ 3 साल, जो बिजी है, जिसके पास काम है, मैं 2-3 रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करूँगा? मुश्किल है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मुश्किल। मैं तो कहता हूँ एक लड़की को सँभालना भी बहुत मुश्किल है। मेरी गर्लफ्रेंड है 2-3 साल से, उसको आंसर करना भी बहुत कभी-कभी मुश्किल हो जाता है कि क्या कर रहा था तू इतने टाइम में? तो जो दुनिया है, इसमें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ चुकी है कि आपको काम करना पड़ता है। करेक्ट। और यहाँ पे आप ये पॉकेटिंग, बेंचिंग का मतलब ये होता है, ये बेंच है, ठीक है? और अच्छा, हाँ, यहाँ पे मैं एक जन के साथ रिलेशनशिप में हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है शायद इसके साथ मेरा वर्क नहीं करेगा। तो बेंच पे 2-3 लोगों को बिठा के रखा है कि अगर ये छूटेगा तो मैं इनके साथ जा सकता हूँ, अच्छा, और ये लड़कियाँ ज़्यादा करती हैं। बेंचिंग लड़के करते लड़कों हैं। के पास ऑप्शन क्या है? अच्छा, ओनली बस तो 3 बैटरी। ऑप्शन सिर्फ़ लड़कियों के पास, राइट? लड़की अगर इंस्टाग्राम पे वो तो 3 की कतार में है, अपने वेट कर रहे हैं। उसको पता होता है कि हमेशा कहते हैं ना कि लड़की का मूव ऑन रिलेशनशिप से निकलने के बाद में शायद जल्दी होता है, कुछ लड़कियों का। क्योंकि वो मूव ऑन को देखती है अलग तरीके से। वो मूव ऑन को ऐसे देखती है कि कोई और मेरा मूव ऑन कराए। जब मेरे पास भी कोई काउंसलिंग के लिए आता है तो वो एक ही चीज़ कहता है कि सर क्या मैं दूसरे रिलेशनशिप में जा सकती हूँ? मैं बोला क्यों जाना है? आर यू क्लियर्ड दैट तुम्हारा पास्ट खत्म हो चुका है? अब इसमें रिस्पॉन्सिबल भी तुम हो अगर तुम्हें चीट करेगा कोई। द रीज़न इज़ दैट लड़का इनसिक्योर बिहेवियर होता है। अगर वो तुम्हारे साथ सीरियस भी है और तुम्हारे पास्ट का ज़िक्र अभी भी चल रहा है, तो तो वो इनसिक्योर। सीरियस नहीं रहा है। बिल्कुल। तो वो भी 10 जगह मुँह मारे। सो व्हेन जब एक रिलेशन मैं कहता हूँ ना मूव ऑन एक प्रोसीजर है, एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। वो टाइम हो मैंने 3 साल का मूव ऑन किया आफ्टर द 8 इयर्स ऑफ रिलेशनशिप। मैं किसी के साथ नहीं जा किसी ऑफ कोर्स ऑप्शन कम है, एक तो लड़का हूँ तो, तब मैं फेमस भी नहीं था। आज ऑप्शन है, पर आज मैं ये रियलाइज़ करता हूँ कि आई डोंट हैव टाइम। हर किसी क्या बात करूँ? ठीक है, बड़े खाना खाया, कोई जवान माँ-बाप फेवरेट के कलर, देखिए और क्या कर रही हो? आई कांट डू दैट। अब मैच्योरिटी हिट करती है 25-27 पे बस पेरेंट्स से। यू कांट टॉक द सेम शिट विद एवरीवन। तो इन लोगों के जो मैं मेरी बंदी से बात कर रहा हूँ, वहाँ मुझे सुकून मिलता है। और 4 लोगों से बात करूँगा तो वो मेरा सुकून नहीं है, उल्टा मैं अपनी लाइफ़ को खुद मेस कर रहा हूँ। राइट। इमेज खराब होगी वो अलग, किसी दिन पता चल जाए तो। जो सीरियस है वो भी चली जाएगी का, कि फिर क्या? शादी से पहले ही ऐसा है, शादी के बाद कैसा है। राइट, राइट। सो दैट्स व्हाट आई से कि जब आप मूव ऑन कर रहे हो, आपका पास्ट जो है हर किसी का पास्ट हो, किसी का डार्क होता है, किसी का लाइट होता है, बट होता है। तो जो वो होता है वो रीसेंट मोमेंट पे नहीं आना चाहिए जब आप रिलेशनशिप में हो। इन सेंस ऑफ कभी-कभी क्या हो जाता है लड़की एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में सिर्फ़ 1-2 महीने के गैप में जाती है। एक्स लड़का तो मैसेज करते ही रहता है रिलेशनशिप से निकल के भी। नहीं, लड़के को तो होप होती है ना, होप होती है। वो उसको पता है उसको लस्ट ट्रैप कर रहा। ड्रास्टिक उसको समझ ही नहीं आता अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, अब टूट कैसे गया? राइट। अब वो मैसेज कर रहा है बट जो नया वाला आया है, वो चीज़ को सह नहीं समझ पा आएगा ना, बिल्कुल उसके लिए और तो। वो समझना भी नहीं चाहिए और इनसिक्योरिटी है उसके लिए कि अभी भी पिछले से बात कर। क्योंकि वो चली जाएगी वापस और आप एक चीज़ बताइए कि जैसे कि आपने बोला मूव ऑन, एक बड़ा यूज़ किया आपने शब्द, और आप उसकी काउंसलिंग भी करते हैं। किसी का दिल टूट जाए, हुँ। 90s के गाने सुनने के अलावा मूव ऑन कैसे करेगा? दिल टूटना इन सेंस ऑफ बहुत से तरीकों से टूटता है। कुछ लोगों का ये होता है कि इतने साल का रिश्ता था छोड़ के चले गए, दिल टूट गया। कुछ लोगों का ये होता है मैंने इसको प्रपोज़ किया और इसने मना कर दिया, मेरा दिल टूट गया। तो चलो जो रिलेशनशिप में हो तो उनका दिल टूटता है तो वो गाने तो पहले ना सुनें, क्योंकि वो गाने सारी यादों को वो ताज़ा। रिकॉल करते हैं फिर से आपकी मेमोरीज़ को, राइट। दूसरी चीज़, आप उनको ब्लॉक कर दो, ठीक है। स्टॉक मत करो। स्टॉक मतलब आप उनको चेकआउट मत करो वो क्या कर रहा है अपने लाइफ़ में। उनके इंस्टाग्राम, उनकी रियल लाइफ़, उनके फ्रेंड से पूछो मत वो क्या कर रहा है। स्टॉकिंग बैड हैबिट। Stalking is the worst stuff you can do because I have seen person 2-2 5-5 साल बाद भी उस इंसान को स्टॉक करता है कि वो राइट। जिंदा है, मर गया, क्या मैं भी जानता हूँ। बिकॉज़ व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टॉक दैट पर्सन और उसके लाइफ में कुछ नेगेटिव चल रहा है हुँ। और उसका गलती से कॉल आ जाए, देन यू आर स्टिल इन कनेक्शन विद दैट पर्सन। एक अब आप जाओगे 5 साल बाद भी और जिसके साथ हो उसका, खराब। तो आपको यही समझना है कि जब आप आपका दिल टूट और जिसके साथ हो उसने बहुत मुश्किल से ये एक्सेप्ट किया कि आप उसके साथ नहीं हो पिछले वाले के साथ, और अब आप फिर से रिकॉल कर रहे हो उसको। और वो रिकॉल स्टॉकिंग इज़ द मेरे हिसाब से स्टॉकिंग भी चीटिंग है। अगर आप रिलेशनशिप से बाहर आए, दूसरे रिलेशनशिप में चले गए एंड स्टिल यू स्टॉक योर एक्स, आप देख रहे हो वो क्या कर रहे है, यू आर डूइंग अ चीटिंग। बट लोग बोलते हैं कि अब हम लोग अच्छे फ्रेंड हैं। कभी नहीं बन सकते। आप अपने एक्स के साथ कभी फ्रेंड नहीं हो सकते। आपके एक्स के साथ आपके फिजिकल रिलेशन थे, उसने आपको न्यूड देखा है, आप उसके साथ फ्रेंड नहीं हो सकते। आपको उसके साथ स्ट्रेंजर ही बनना पड़ेगा। इसका मैं एक रीज़न बता रहा हूँ। अगर फ्रेंड हो तो मिलोगे,
एक अननोन लड़का जब एक लड़की की तरफ आता है तो वो डिफेंसिव हो जाती है कि कैसे करेक्ट। क्लोज कैसे आ रहा, हाँ, क्या बोलेगा? बट व्हेन एक्स कम क्लोजर टू यू, यू कांट बी डिफेंसिव बिकॉज यूज्ड टू थे आप एक टाइम पे एक दूसरे को क्लोज आने से। हुँ। तो साइकोलॉजिकली आपका माइंड डाइवर्ट करेगा इस चीज को कि हाँ ठीक है, जो हो रहा है होने दो, फ्लो में जाने दो, बट यू आर चीटिंग विथ योर पार्टनर जब आप एक्स से फ्रेंडशिप रखते। और अगर अच्छे टर्म पे ब्रेक, कुछ लोग कहते हैं म्यूचुअल ब्रेकअप हुआ था, म्यूचुअल डाइवोर्स, ये हम सुनते हैं। कैसे म्यूचुअल हुआ? दिक्कत ही नहीं है तो डाइवोर्स क्यों ले रहे हो? दिक्कत ही नहीं है तो ब्रेकअप क्यों कर रहे? म्यूचुअली यू कांट ब्रेकअप विद समवन। तो आपके पास किस तरह के केस ज़्यादा आते हैं? मतलब मैरिड वाले ज़्यादा आते हैं या प्यार वाले ज़्यादा आते हैं? मेरे पास मोस्टली चीटिंग के केसेस आता है, मूव ऑन के केसेस आता है और डाइवोर्स के केसेस आता है। डाइवोर्स के केसेस में ये होता है कि ऑफ कोर्स कभी-कभी तो लॉयर खुद कहता है कि आप किसी से काउंसलिंग लो, एक बार फाइनल कर लो कि एक्चुअली यू वांट टू लीव दिस रिलेशनशिप। अच्छे लॉयर्स, कहीं आपका गुस्सा तो नहीं है, टेम्परेरी हाँ, गुस्सा? मतलब क्या होता है कभी-कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है राइट। और वो मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब डाइवोर्स नहीं होता, कम्युनिकेट करना होता है। तो वो काउंसलर एक मीडिएटर होता है, जैसे जब डाइवोर्स का भी प्रोसीजर है, यू हैव अ मीडिएशन बिफोर द डाइवोर्स कि आप एक बार बात कर लो, टेबल पे बैठो दोनों सामने। व्हाट इज़ द रीज़न दैट यू वांट टू, 5 सेशंस होते हैं मीडिएशन में, वो कोर्ट खुद देती है, मीडिएशन लगता है, उसमें बातें होती है क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं। उसमें मीडिएटर कभी आपको अलग नहीं करवाना चाहता, वो ये चाहता है कि आप दोनों बात करो इस चीज़ पे। हुँ, 5 सेशन में जो कंक्लूज़न आता है, माँग होती है, जो होता है, वो अलग केस हो गया। उसमें नहीं समझ रहा तो फिर डाइवोर्स फाइल होता है। समझ गया। सो वो क्या होता है, मेरे पास दोनों मतलब कपल खुद ही आता है, वो दोनों आते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों। हुँ। दे यूज्ड टू मीडिएट दैट कि दिस इज़ द सिचुएशन, शी चीटेड ऑन मी। तो मैं यही पूछता हूँ, आपने कभी किया है चीट? तो वो कहता है हाँ मैंने भी। तो बोला तो दिक्कत क्या है? तो मेरी ईगो क्यों हर्ट हो रहा है? इफ यू आल्सो चीटेड ऑन हर एंड शी चीटेड ऑन यू, तो माफ कर दो, फटूस कर दो, सॉल्व कर दो। अब कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि एक ही इंसान चीट करता है, बट आप उसके बिना रह नहीं सकते। हुँ। आई ऑलवेज से दैट कि वन्स अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। एक बार चीटिंग करने वाला, कहता है ना, एक बार किसी को हम चोर का टैग दे दें, फिर वो हमारे घर में आएगा तो हमें नज़र रहेगी कि भाई कुछ ये ले कहावत है, चोर चोरी से जाएगा लेकिन हेरा-फेरी से नहीं जाएगा। उसके हाथ कहीं न कहीं चलेंगे ज़रूर, अपने आप होता है। खुद ब खुद तो चलते हैं। चीटिंग जो होती है ना वो उसकी बिहेवियर बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया है उसको। वो क्या होता है, चोर पहले बार जब चोरी करता है ना तो वो डरता है। 1-2 बार करने के बाद उसका डर खत्म होता है। चीटर का भी यही हाल, पहली बार में बहुत डरता है और वो एक बार में चीटिंग नहीं करेगा आपके साथ। पहले आपको थोड़े साइंस दिखा देगा कि मैं ये करने वाला हूँ। उसको आप इग्नोर करोगे, उसको बोलोगे हाँ, तू नहीं कर सकता, फिर वो करके आएगा। तो कहते हैं ना, वन्स अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, बट मैं ये कहता हूँ, रिलेशनशिप में एक चांस दो। पहले की गई गलती होती है, दूसरी बार फितरत होती है और तीसरी बार आदत होती है। तो ये जी और आदत बदलने आदत बदलती नहीं है, फितरत बदलती नहीं है। इसीलिए कहता हूँ पहली बार अगर आपको ऐसा लग रहा है, टाइम दो, चांस दो, बट उस इंसान को प्रूफ करने दो अपने आप को। बट पीपल डज़ दैट, चीटिंग के बाद उसको ही चेज़ कर रहा है। लड़की ने चीट किया, लड़के ने चीट किया, अब हम उसको चेज़ कर रहे हैं, अरे तू यार मत कर यार, प्लीज़ मत कर, ये मत किया कर मेरे अरे साथ। फिर उसके बाद अलग हो गए तो फिर स्टॉप भी कर रहे हैं उसको। तो वो तो होना ही, बिकॉज़ इमोशनली यू आर कनेक्टेड विद इट। आप प्यार में जिस इंसान को मिलते हो उसके साथ रहते हो। छोड़ते हो उस इंसान को जिसका बिहेवियर खराब होता है। बट प्यार आज भी उस इंसान से करो जिसको देखा था। प्यार तो है। करेक्ट? वो प्यार, वो अटैचमेंट, ऑफ कोर्स वो प्यार नहीं कह सकते। मेरे हिसाब से तो प्यार-व्यार कुछ होता नहीं है। कमिटमेंट सब कुछ होता है। रिलेशनशिप कमिटमेंट से चलती है। रिलेशनशिप किसी भी तरह की रिलेशनशिप अभी तक तुम प्यार पे ही थे। आपकी आपकी फ्रेंडशिप है और आपके बस है। बिज़नेस है या कुछ भी वो एक कमिटमेंट पे है। कमिटमेंट पे डेट हाँ, सी अब जैसे आपको मैंने कहा था मैं 5:30 को आ रहा हूँ। आई एम हियर ऑन 5:30, दैट इज़ कमिटमेंट आई हैव गिवन टू यू। अगर मैं उसमें थोड़ा लेट आऊँगा तो आपको लगेगा अरे यार कैसा बात है। जल्दी आ जाऊँगा तो अरे भाई कितना अच्छा। दैट आल्सो गोज़ इन द रिलेशनशिप, राइट? आप अपने पार्टनर को घंटा-घंटा वेट करवा रहे हो बेचारे को, वो आ गया, एक बैठा है आके। तो ऑलवेज़ आपके किस तरह के लोग आते हैं आपके पास लगभग जब डाइवोर्स के लिए आते हैं, जब ब्रेकअप हो जाता है तो कन्फ्यूजन होता है कुछ लोगों को कि ब्रेकअप क्यों हुआ? सब ये उस डाइवोर्स में जो मैरिड लोग होते हैं? मैरिड लोगों का तो डाइवोर्स केस ही होता है या चीटिंग का केस होता है कि मेरे हस्बैंड ने मुझ पे चीट कर दिया, वो बदल ही नहीं रहा है। कुछ हस्बैंड वैसा केस जिसमें आपने मतलब दोनों को बात करना पड़ता आपकी काउंसलिंग से फ़ायदा हुआ हो? है। 98% एक्यूरेसी है अच्छा, कि मैंने 2000 लोगों से आज तक मैरिड मैरिड ना नहीं, मैरिज में आई थिंक सो मैंने 200-300 लोगों से बात की है।
और बाकी जो हमारे जेनज़ीज़ है उसमें मैंने 1800 लोगों 1700 लोगों से बात की है। तो 98% एक्यूरेसी ये है कि यू आर गुड इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। सॉल्यूशन इज़ ऑलवेज़ उनके साइड पे। सॉल्यूशन जैसे मैं कहता हूँ ना, कोच, मेंटर या फिर काउंसलर आपको एक वे दिखा सकता है। यू हैव टू वॉक ऑन दिस वे। वो आपको भगा नहीं सकता हूँ। ये अब जिसने जिसने डिसाइड ही कर लिया चीट करने को, आपकी काउंसलिंग से क्या ही फ़र्क पड़ना है। कोई वो सिर्फ़ सुनेगा आपको। कहते हैं ना, किसी गलत इंसान को आप समझा नहीं सकते कि वो गलत, क्योंकि उसको पता है वो क्या गलत वो करेगा वही जो उसका मन है, करेगा। प्लान कर रखा है उसकी साइकोलॉजी में। बट सम टाइम इट हैपेंस लाइक दैट कि मेरी जो वीडियो होती है वो कोई चीटर ही खुद आके कहता है कि आई एम चीटिंग ऑन माय हस्बैंड दिस वे, व्हाट शुड आई डू? अब ये तो चलो अच्छी बात है कि उसको रियलाइजेशन हो। मेरे पास कुछ ऐसे केसेस आते हैं। एक वुमन आई थी, उनके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। मेरी वीडियो देख के उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि वो बात कर हस्बैंड पे नहीं चीट कर रही है, बॉयफ्रेंड पे चीट कर रही है। एंड आई वाज लाइक क्यों? तो ये क्या है, ये कमी खुद की है, दूसरे में नहीं। हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, हुँ। आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए, उसको फाइनेंशियली हेल्प भी कर दिया, अब वो आपको टाइम नहीं दे रहा, तो अब तीसरे को पकड़ रहा। अब इधर चीट हो गई फिर से। अब आपको बीट्रेयल फील हो रहा है कि कहीं कम मुझ में तो नहीं है, बिकॉज़ यू आर स्विचिंग द पार्ट। बट हस्बैंड फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली इतने सपोर्टिव है। और मैंने कहा कि अब आप दूसरे के साथ जब जा रहे, तो यू आर गोना पे हिम आल्सो, उसके भी बिल्स। बोलते यार हाँ, वो तो 23 साल का है, वो क्या ही कर लेगा, क्या ही कमाता हो। एंड आई वाज लाइक वही चीज़ अगर आपके हस्बैंड को पता चल जाए तो। एंड शी इज़ लाइक दैट कि अगर ये चीज़ पता चल जाए तो सब बर्बाद। मैं बोला आप किसी को पैसा देके भी बुला नहीं पाओगे सर। इवन इफ यू वांट इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम अ गाय, तो आपको पैसा देना हो। पैसा किसका है? तो हस्बैंड का पैसा है। आप तो हाउसवाइफ हो। एंड मुझे ये बुरा लगता है कि जब ये हस्बैंड को पता चलता है, तो वो कैसे रिएक्ट करता है। हुँ, समझ गया। अब वो तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है कि मैं उसकी बात उसके हस्बैंड को ना बताऊँ। एग्री। मेरा ये काम है कि मैं उन दोनों को एक सेम बुक पे ले आऊँ। चीटिंग कर दी, मैं कहता हूँ चलो उस चीज़ को उस बेडशीट पे, उस होटल रूम में छोड़ के आ जाओ, सुधरो। आज आज रियलाइज़ हुआ है, सुधरो। डोंट डू दिस किस तरह की नो लोग टाइम। जब ये आप बार-बार, बार-बार, बार-बार करते रहोगे, ये कोई एंड नहीं है। मैरिड लोग होते हैं, क्या है? मैरिड लोग या चीटिंग का आफ्टर द एज ऑफ 45 यू नीड योर पार्टनर। आप बीमार पड़ोगे, आप उठ नहीं पाओगे बेड से, तो आपको आपके एक्स्ट्रा मैरिटल वाले लोग उठाने और नहीं आएँगे। आपके बच्चों को भी जब ये पता चल जाएगा कि आप ऐसे थे, तो वो भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे। बिट्रेयल पूरे फैमिली को मिलता है। एंड व्हेन यू चीट इन मैरिज, ये सिर्फ़ आप पार्टनर को नहीं, पूरी फैमिली को चीट कर रहे हो। बहुत से लोगों की लाइफ बर्बाद करते हैं। और चीटिंग अकेलेपन से नहीं होती है। मैं कह दूँ कि मैं आज भी एक ऐसा इंसान हूँ, बहुत बोरिंग, मैं रोज़ एक ही खाना खा सकता हूँ। वो इंसान लॉयल होता है। कहते हैं ना, जिस इंसान को 10 रेस्टोरेंट का टेस्ट लग जाता है, वो कभी एक खाना नहीं खा सकता। एंड आई एम द पर्सन, मेरी लिटरली मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे ये कहती है कि आज भी यही खाया है। दैट्स नॉट अ डिसिप्लिन, दैट्स अ बोरिंग पर्सनैलिटी। और रिलेशनशिप हमेशा बोरिंग होता है। वो कभी थ्रिल नहीं होती उसके अंदर। सीरियस हेल्दी रिलेशनशिप हमेशा बोरिंग होता है। राइट। कोई सस्पेंस ड्रामा तो है नहीं। सस्पेंस ड्रामा सिर्फ स्टार्टिंग के 5 साल रहता है। वो 2 साल हनीमून फेज़ रहता है कि यू आर गेटिंग नोइंग ईच अदर। फिर गलतियाँ पता चल जाती है, गुस्सैल है, अकड़ू है, नादान है, इमोशनल है, ये सब पता चलता। 5 साल में सब पता चल जाता। फिर कौन-सी मिस्ट्री बचेगी? तो वो जो थ्रिल हमारा दिमाग में साइकोलॉजिकली हमें चाहिए, जो वुमेन्स के अंदर ज़्यादा होता, कि अब तो वो पहले जैसा प्यार ही नहीं करते। जैसे मिले थे वैसे है ही नहीं। शादी से पहले तो बहुत वादे करते थे, अब वो बात ही नहीं। अरे वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो बातें करते रहेगा तो घर में खाना कौन लाएगा? राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड। और फिर मेन को भी ये समझना कि थोड़ा तो बातें करना पड़ेगा, राइट? मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, वो सुनेंगे तो गुस्सा भी होंगे। खैर बट फिर भी मैं एक एक्सपीरियंस के लिए बता दूँ, एक आदमी है, अ, उनकी गर्लफ्रेंड, कॉलेज में वो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और दोनों पूरे मज़े करते थे। मज़े मतलब साथ में घूमना, फिरना, ड्रिंक करना, सिगरेट पीना जो कर सकते हैं कॉलेज हुँ, में। तो इनको लगा कि ये वो लड़की है जिससे मुझे शादी करनी चाहिए, हुँ, क्योंकि ये तो मेरे नशे से लेके सब में पार्टनर है। मैं कुछ गलत भी करता हूँ तो उसमें भी ये पार्टनर है और ये बिल्कुल सही डिसीज़न है। उन्होंने शादी की और शादी के अगले दिन जो उसकी गर्लफ्रेंड थी जब वाइफ़ बनी तो वो वाइफ़ बन गई। उसने सब कुछ छोड़ दिया।
वो नॉन-वेज नहीं खाती, ड्रिंक भी नहीं करती। तो इनको लगा 1 आध महीने, साल, 6 महीने गुज़रे, उनको लगा कि नया पेज है। अब उनको झटका लगा कि भाई मैंने जिस लड़की से शादी की थी, वो तो क्राइम पार्टनर थी। ये तो अब मुझे मोरल पॉलिसिंग करती है बैठ के कि भाई तुमने ये गलत कर दिया, तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम ये काम गलत कर दिया, तो तुम तो वही थी जिससे मतलब जिसके साथ हम फन करते थे, हुँ, सारे कांड करते थे। अब तुम वो है जो कि पुलिस बन गई हो। हुँ। तुम मेरे साथ मतलब कटघरे में होनी चाहिए थे, तुमको होना चाहिए था। तुम जज बन के बैठे हुए हो बस इसी। करेक्ट, करेक्ट। तो बड़ा झटका लगा उनको, खैर उन्होंने सँभाला और अच्छी लाइफ़ चली। बट ये होता है कभी-कभी, आपकी उम्मीदें शादी से पहले अलग होती हैं, उनका व्यवहार अलग होता है और शादी के बाद दोनों में कुछ न कुछ बदलाव बट आ मैं जाता है। उनको भी एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, इफ यू आर डेटिंग एंड यू आर बीइंग इनटू अ लव मैरिज, बहुत अच्छा फ़ेज़ होता है फिर। मैं लव मैरिज को बहुत अच्छा मानता हूँ। अरेंज मैरिज मेरे को नहीं समझ आती। हमारा समाज हमें मिलने ही नहीं देता उस इंसान से, जानने ही नहीं देता। उसके पास्ट के बारे में मैं कुछ जान ही नहीं सकता। मुझे पता होना चाहिए मेरे पार्टनर का क्या ट्रॉमा है। द गर्ल हू आई एम डेटिंग राइट नाउ, उसको एक चीज़ से डर लगता है, उसको कोई गिदगिली करता है ना, तो उससे उसको ट्रॉमा है। हाँ, अब आप ये जानते हो। मुझे पता है, तो मैं ये वो साँस नहीं ले सकता। ट्रॉमा जब मैं किसी से काउंसलिंग भी करता हूँ, तो मैं उसको यही पूछता हूँ, बचपन में कोई ट्रॉमा, हाँ, डैड कुछ प कुछ डैड्स अपनी मतलब कुछ पति अपनी पत्नियों को मारते हैं। जब बच्चा दिखता है तो वो ट्रॉमा होता है उसके लिए, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता और फिर वो रिलेशनशिप में गलत चॉइस बनाता है। तो ये मेरा जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई ट्रॉमा, लेट्स टॉक 10-15 मिनट्स ऑन दिस स्पेसिफिक स्टफ। समझ गया। मुझे पता होना चाहिए, वरना मुझे एक और चीज़ मैं इसमें, सॉरी बीच में कट कर रहा हूँ, एक और चीज़ जो आपने मारने वाली पे बात कही, वहीं पे मुझे मैं काफ़ी देर से वो दिमाग में चल रही थी जब आप रिलेशनशिप स्टेटस पे बात करते कि किस तरह के रिलेशनशिप होते हैं। क्या कभी मैंने किसी पॉडकास्ट में ही देखा था या किसी साइकियाट्रिस्ट का ही सुन रहा था पॉडकास्ट, मुझे याद नहीं है। उसमें बोल रहे थे कि जैसे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है और उसमें हस्बैंड मारता है, तो बहुत कुछ दिनों के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं, लड़कियाँ या पत्नी जो भी हैं, उनको आदत हो जाती है उन चीज़ों की और वो ना वो ढूँढती हैं उसको। वो क्या पता नहीं उसको सैडिस्टिक प्लेज़र प कुछ उनको एक पता नहीं कौन-सा उन्होंने टर्म यूज़ किया, मुझे याद नहीं आ रहा है। बट उन्होंने बोला कि आप ना उसकी आदत हो चुकी है, तो आप फिर उससे निकलो, टॉक्सिक पर्सनैलिटी हमेशा अट्रैक्ट करती है एक इंसान को। जैसे जो आपको दर्द दे। जो आपको मतलब आपने जो बचपन में जैसे हम कहते हैं ना कि हमने जो देखा है मम्मी खाना बना रही है, उसे राइट दादी का एग्री। तो जो लड़की ने बचपन में देखा होता है ना कि मेरा डैड टॉक्सिक है, तो उसके हिसाब से हर लड़का टॉक्सिक होता है। और वो जो आप सोचते हो आप वैसे बनते हो। आई ऑलवेज बिलीव दैट व्हाटएवर यू थिंक यू बिकम दैट। अगर आपने टॉक्सिसिटी देखी है तो आप टॉक्सिक लोगों से ही अट्रैक्ट होगे, उनके ट्रेट्स ही आपको पॉजिटिव लगेंगे, आपको गुड बॉय अच्छा नहीं लगेगा। और ये जो ट्रॉमा होता है ना ये बहुत लंबा चलता है एंड मेरे हिसाब से रिलेशनशिप में कभी मारना नहीं चाहिए। व्हाटएवर शी डज़, नहीं, मारने का हक तो कोई हक नहीं है, गाली देना और ह्यूमन मारना नहीं चाहिए। ह्यूमन है, बिल्कुल। इनह्यूमन हो ना, मतलब आप खुद बताओ उसने चीट कर दिया, आप उसको मार रहे हो, क्या वो सुधरेगा? यू कांट चेंज दैट पर्सनैलिटी। आप हाथ उठाओगे, बच्चों जब लड़की देखती है ना ये चीज़ तो बहुत डरती है हुँ। कि मेरा फ्यूचर हस्बैंड कहीं ऐसा ना हो, मेरी फ्यूचर लाइफ कहीं ऐसी ना बन जाए। और 110% वो ऐसे ही इंसान को डेट करती है जो ऐसा होता है। हस्बैंड वाइफ वाली चीज़ें बताई। जेन ज़ी की क्या प्रॉब्लम होती है जो नई जेन ज़ी आपके पास आती है? जेन ज़ी जनरेशन कहूँगा मैं, चलो जेन ज़ीज़ को टारगेट नहीं करूँगा, बट जो आजकल के बच्चे हैं, जो 98 के बाद 99 98, 99, 2000 के बाद से बॉर्न जो हुआ है, उनके अंदर पेशेंस लेवल नहीं है। माँ-बाप ने भी सब कुछ चुटकी बजाते हाथ में दिया है। जैसे हमारी बात करो तो हमें मार-कूट के दिया जाता था। राइट। इनको माँ-बाप ने भी सब कुछ तुरंत दे दिया हाथ में। तो इनकी जो परवरिश ही है वही गलत है, कि जब आप बच्चे को मोबाइल ही हाथ में दे दोगे, क्योंकि वो खाना नहीं खा रहा है। 2005 के बाद के जो बच्चे हैं उनके हाथ में मोबाइल थे, बहुत ईज़िली था। मुझे तो 12th के 10th के बाद मोबाइल हाथ में मिला था। समझ सो आज के बच्चों के हाथ में मोबाइल मोबाइल क्या सिखाता है हमें? गलत चीज़ें ही सिखाता है। वो कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है कि हम क्या देख रहे हैं। एंड वंस व्हाटएवर यू टॉक, जैसे हम अभी रिलेशनशिप पे बात कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम खोलोगे आपको रिलेशनशिप की चीज़ें दिखेगी। ठीक है? एल्गोरिदम ऐसे वर्क करता है। तो वो जो मन भी वैसा ही काम मन करता है। भी वैसे ही काम करता है। आप जैसा तो मैं सोचते हैं ये वैसा। कहता हूँ कि जेन ज़ीज़ की सबसे बड़ी दिक्कत ये है, मतलब जो अभी की जनरेशन उनकी दिक्कत ये है कि हर चीज़ ईज़िली अवेलेबल है। ब्लिंकिट मार दो, खाना आ जाएगा। स्विगी कर दो, खाना आ जाएगा। दूध आ जाएगा, सब्ज़ी आ जाएगी। मम्मी को वही सिखा रहे हैं, जेन ज़ी ही सिखा रहा है। मम्मी ऐसे डेटिंग साइट्स खोल लो, राइट स्वाइप कर लो, लेफ्ट स्वाइप कर लो, पार्टनर मिल जाएगा। हमारे टाइम पे कितनी मशक्कत करनी पड़ती थी।
किसी लड़की को जानते हो तो पहले तो हफ्ता 2 हफ्ता तो वेट करो कि मैं उससे बात कैसे करूँ। इट्स नॉट सो ईज़ी दैट मैं यहाँ बैठ के यूएस में किसी लड़की से बात कर सकता हूँ और वो लड़की या लड़का है मुझे नहीं पता। तो जब चीज़ें ईज़ी होती है तो उसकी कहते हैं ना उसकी जो पोटेंशियल है, उसका जो वर्थ लगना चाहिए कि मैंने इसको अर्न आउट किया है, वो नहीं मिलता। तो ये पेशेंस नहीं है। जब पेशेंस नहीं है और ईज़िली चीज़ें अवेलेबल है तो हम सर्व भी ज़्यादा करते हैं, तो हम ऑप्शन भी ज़्यादा छाँटते हैं बैठ के। लाइक इफ वी आर ऑर्डरिंग फ्रॉम स्विगी हुँ। और हमें लग रहा है हल्का महँगा है, तो हम ज़ोमैटो पे चले जाएँगे। तो ये लोग पार्टनर्स में भी ऐसे करने लगे। स्विगी, ज़ोमैटो से इसमें कुछ कम है, इसमें कुछ ज़्यादा है, डिस्काउंट इसमें ज़्यादा मिल रहा है। इस पे पैसा ज़्यादा है, इस पे लुक ज़्यादा है, ये इसकी बॉडी अच्छी है, ये ऐसी है, ये वैसी है। So it has become so easy to get into a relationship and end the relationship, but they are not ready to पेशेंस नहीं लाना चाहते। वो सब्र नहीं है उनके अंदर। वो सब्र जब तक नहीं आएगा तब तक आप रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, क्योंकि रिलेशनशिप टाइम मांगता है। एक बॉन्ड, हेल्दी बॉन्ड टाइम मांगता है। वो टाइम नहीं दे पा रहे हो आप। क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि अगर जैसे मैं 98 बॉर्न हूँ, तो मैं ऐसे भी ओल्ड स्कूल हूँ, क्योंकि मुझे 10th स्टैंडर्ड तक तो मोबाइल ही नहीं दिया था। मैं 12th स्टैंडर्ड तक तो बोरीवली से बाहर ही नहीं निकला। समझ पापा जाने ही नहीं देते थे। तो वो थिंकिंग थोड़ी नैरो होती है जब आप ऐसे घर से आते हो तो। एंड आई एम हैप्पी टू से दैट कि मैं ऐसे घर से आता हूँ। मेरे डैड बहुत स्ट्रिक्ट थे और वो बहुत अच्छी बात है कि मैं बिगड़ा नहीं। पर मैं इस सोसाइटी में फिट नहीं हो पाता। जैसे अगर आप दारू नहीं पियोगे, सिगरेट नहीं पियोगे तो आप फिट नहीं हो पाते सोसाइटी में। बिल्कुल। आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो अरे लड़की नहीं है। सो दैट दैट डजंट मेक योर स्टेटस मेरे हिसाब से। चलो किसी का मन है वो पी रहा है, एन्जॉय कर रहा है, उसकी लाइफ। बट आई एम अ पर्सन हू डोंट ड्रिंक, आई एम अ पर्सन हू डोंट स्मोक। और मेरे को पार्टनर भी ऐसा चाहिए, बट शायद ना मिले तो उसमें मैं उसको ये तो नहीं कहूँगा ना मैं सुधरा हुआ हूँ तो तू। तो ये सब्र है, ये समझ है। मेरे जैसी पर्सनैलिटी को मैं डेट नहीं कर सकता। जो मिलेगा वो थोड़ा डिफरेंट हो। सो तो ये जेनज़ीज़ को नहीं समझ आता। उनको चाहिए पापा ने मेरे को बचपन में ऐसे लाके चीज़ दे दी, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे रिप्लाई नहीं दे रहा। रुक अभी बदल के देखती है। दूसरा पापा ढूँढने। दूसरा बॉयफ्रेंड। सो दिस हैपेंस। आज की रिलेशनशिप की प्रॉब्लम ये है। तो ये जो टर्म है अभी खासकर मेट्रो सिटी में बहुत चलते हैं, शुगर डैडी वाला जो टर्म अरे चलता है। बाप रे बाप! यहाँ भी मतलब ऐसे केसेस भी आए हैं आपके पास? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैंने जो 25 बॉडी काउंट वाली लड़की की बात की थी, उसके मैक्स ऑफ शुगर डैडीज़ ही थे। वो पैसों के लिए करती थी फिर ये। 5-6 देखो यार, मैं ये नहीं कहता कि लड़की की नीयत खराब होती है, बट ईज़ी सोर्स ऑफ मनी हर किसी को बिगाड़ देता है। राइट। जब ये शुगर मॉमी तो चलो वो जो लड़का होता है, वो उससे बात करता है सिर्फ़, ठीक है? और वो इसलिए बात करता है क्योंकि वो लड़की को टाइम चाहिए होता है। बट सॉरी इसमें कट कर रहा हूँ। एक बड़ी शुरुआत में आपने बात कही कि ये लड़के को लस्ट ड्राइव करता है और लड़की को इमोशन। इनिशियल अब शुगर डैडी और शुगर मॉम वाले केस में उल्टा हो जा रहा है जब नहीं, आपका उल्टा नहीं होता। इसमें वो लोग दोनों वहाँ पे लड़के जो हैं वो दिमाग से हिले हुए लोग। अच्छा दोनों देखो मेन को तो लक ही ड्राइव कर रहा है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो। मतलब मेरा बच्चा होगा जो 15 साल का, उसको भी लस्ट ही थॉट्स आएँगे, मुझे भी आएँगे और 50 साल के बूढ़े को भी आएँगे, आएँगे, आएँगे। बट जो वो लड़की जो शुगर डैडी जो लड़की शुगर डैडी के लिए जाती है वो एटलीस्ट मैंने कहा ना ईज़ी सोर्स ऑफ मनी आपको बिगाड़ सकता है। जैसे आज इंस्टाग्राम पे अगर आप रील सेक्शन खोलोगे, इट इज़ अ सॉफ्ट पोर्न। ट्रू। और ये जो सॉफ्ट पोर्न है, वो करना नहीं चाहती है ये, बट उसको पता है कि उसको अटेंशन मिल रहा है, उसको पैसा आ रहा है, व्यूअरशिप आ रही है। देन शी मैं कहता हूँ एक एक्टर जो होता है, वो फ़िल्म में एक रोल करने के लिए साल भर अपनी बॉडी वैसी बनाता है, आइटम सॉन्ग भी करता है। साल भर अपनी बॉडी वैसे बनाता है और फिर जाके रोल करता है। आपका रोज़ का हो गया ये। रोज़ व्यूज़ कम हो गए, थोड़ा एक्सपोज़ करो, आ जाएँगे व्यूज़ बढ़ जाएँगे। सो ऑल मेन आर देयर टू जस्ट मे ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है वो आपको। वो देख रहे हैं, वो सिर्फ़ वही देख रहा है वो अपने ड्राइव पे लगा हुआ है। और उनको भी लॉयल्टी चाहिए वो लड़कियों को, वो कैसे मिलेगी? वो कहावत थी ना पहले क्या लाइन थी कि खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। अब वो कहावत उल्टी हुई, खुदा जब हुस्न देता है तो वो इंस्टाग्राम पे आ ही जाती है। और एक और चीज़ कहता हूँ मैं, रिलेशनशिप कहते हैं ना कि ये शुगर डैडी वाला ही मैं आपको कहूँगा, तो उसमें क्या हो जाता है, वही लड़की की बात कर रहा हूँ, उसका यही हो गया था कि उसके पास पैसे नहीं होते थे। पैसे नहीं होते थे तो ऑफ कोर्स जो 35 साल का, 40 साल का मर्द है उसको हुस्न चाहिए, वो हुस्न के पीछे भागा। वो तो अपने ड्राइव पे लगा हुआ है, जिसको ड्राइव वो उसको लॉयल है, इसलिए कहा लिवायर से लॉयल है। वो वही कर रहा है, उस चीज़ के लिए वो पे आउट कर रहा है, बट उस लड़की को ये नहीं समझ आ रहा ये किस लिए है? कि व्हेनेवर शी गेट फिजिकल विद समवन,
वो उस इंसान को भूल नहीं सकती है। हम्म, ये लड़कियां कंपेयर करती है, ये सच बात। वो अपने पति को बाजू वाले के पति से कंपेयर कर सकती है, वो उसको सोना ला के दे रहा, तुम मुझे नहीं ला के दे रहा। एग्री। तो जब आप फिजिकल होते विद अ एजेड पर्सन, यू विल कंपेयर योर पार्टनर विद दैट पर्सन। आपको कैसे पता कि आपका पार्टनर अच्छा है या बुरा है? आपने जब इतने लोगों को डेट किया, यू हैव एक्सपीरियंस इन दैट। तो मैं हमेशा कहता हूँ, लिव इन रिलेशनशिप, ये शुगर डैडी वाला फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से पहले 10 बार सोचो। यू आर चेंजिंग योर ऑरा विद अनदर पर्सन। आप सच बताओ, संगत काम करती है, राइट? आप ये, मैं कहता हूँ ना, आप एक सर्कल बनाओ, उस सर्कल के अंदर अपने सारे फ्रेंड्स के, अपने सारे एक्सेस के, अपने बॉयफ्रेंड के, सबके नाम लिखो। आप कहाँ रिलाई करते हो आपको पता चल जाएगा। दिस इज द थेरेपी विच आई गिव। अब आपको पता है इसमें कौन कौन टॉक्सिक है, आपको सब पता होता है, उनको निकालो बाहर। अपने सर्कल में सिर्फ ऐसे लोगों को रखो जिनके अंदर लॉयल्टी हो। और जिनके अंदर लॉयल्टी हो, जिनके अंदर ग्रोथ वो देखते हो, मेहनत करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, अच्छे इंसान ह्यूमन बनना चाहते हैं। ना आप 10 लोगों के साथ फिजिकल हो जाओगे तो आप डॉग ही तो, आप कुत्ते ही तो, आप जानवर हो फिर। क्या डिफरेंस? व्हाट द हेल यू वांट टू गेट फिजिकल विद एवरीवन? एंड लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते मेरी आंखों में। कैसे हो सकता है? लड़का सेक्सुअली ड्रिवन है। मैं लड़कों को भी एक चीज समझाता हूँ, इफ शी इज नॉट योर मॉम, इफ शी इज नॉट योर सिस्टर, इफ शी इज नॉट योर वाइफ, उसको हेल्प करने का कोई सेंस नहीं बनता। ह्यूमन बैकग्राउंड में भी नहीं, क्योंकि तू ह्यूमन है नहीं, तू एक लड़का है। तुझे जिस दिन चांस मिलेगा तू मैस करेगा। डोंट हेल्प अगर ये 3 चीज़ों में से वो नहीं है तो। हाँ, वो प्रॉब्लम ऐसी है कि लाइक इसमें हेल्प समवन करनी चाहिए। कोई छेड़ रहा है तो ऑफ कोर्स यू हैव टू हेल्प। अब आप हेल्प कर रहे हो, मैं उसको कुछ पैसों की हेल्प कर रहा हूँ। हेल्प के बाद होप फिर आ जाते हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इफ ये 3 चीज़ नहीं है लड़की में, मतलब आपकी माँ, आपकी बहन और आपकी बीवी या आपकी गर्लफ्रेंड, वो तीनों में नहीं, तो आप हेल्प ही मत करो। एंड आज वो कबीर सिंह मूवी आपने देखी होगी, हर लड़का वैसा बना हुआ है कि वो हर लड़ शादी से पहले हस्बैंड बन जाता। राइट। और हर लड़की वैसा ही ढूँढ रही है भाई। वैसा वैसा नहीं ढूँढना चाहिए, बिकॉज़ वो कबीर सिंह में क्या है कि मूवी है, मूवी की एंडिंग हमेशा हैप्पी होती है। लाइफ में नहीं। की एंडिंग हैप्पी नहीं होती, लाइफ हैप्पी होनी चाहिए। एंडिंग का क्या करोगे? मुझे तो एंडिंग पता ही नहीं। आई स्टे इन प्रेज़ेंट मोमेंट। अगर मैं प्रकाश जी के साथ बैठा हूँ, तो मैं सिर्फ़ प्रकाश जी के साथ बैठा हूँ। मैं पास्ट में नहीं जीता, एग्री। मैं फ्यूचर में नहीं जीता। और मूवी की एंडिंग के जो दोनों कैरेक्टर होते हैं वो एंडिंग में जवान ही होते हैं। हाँ, हमारी एंडिंग में बुढ़ापा आता है। अब एक सच बात बताऊँ तो मैं खुद एडिटर हूँ, मुझे स्टोरी टेलिंग भी आती है, तो लिखना भी आता है। तो मूवी की जो वो फ़िक्शन लाइफ़ है, उसके अंदर क्या है, या तो शादी हो जाएगी, या तो दोनों में से एक मर जाएगा, हाँ, उनका ये थोड़ी देखा था कि शादी तो डाइवोर्स हो जाएगा। करेक्ट। तो इट इज़ अ फ़िक्शन लाइफ़, राइट? एंटरटेनमेंट के लिए देखो यार, आई ऑल्सो मेरा तो होमवर्क हुआ करता था एक टाइम पे कि रोज़ एक मूवी देख के सोना है। तब मैं एडिटिंग सीख रहा था, तो वही तो होमवर्क देते हैं। रोज़ रात को एक मूवी देखनी है तुम्हें, चाहे जो देखो, गुजराती देखो, मराठी देखो, हिंदी देखो, इंग्लिश देखो, जो देखना है, देख के सोना। तो मैं तो वैसा नहीं बना, राइट? वैसे रिलेशनशिप को कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि जा किरण झील अपनी ज़िंदगी, ऐसे ऐसे तो नहीं होता ना। तो भाई फिर समस्या वही है कि मूव ऑन वाली। हुँ। पूरा एक तरीका बता दो ताकि जो हमारी ऑडियंस है उनको समझ आ जाए भाई, रोने-धोने का काम नहीं है, इसमें कैसे निकला जाए? ये सब स्टेप्स है। मूव ऑन 3 स्टेप से होता है। फर्स्ट स्टेप होता है, आपको चीज़ें रेज़िस्ट नहीं हो पाती, कि येस दिस रिलेशनशिप इज़ ओवर। हुँ, लड़का-लड़की दोनों, मैं जेंडर स्पेसिफिक था, मैं दोनों के लिए ये डन। चीज़ बता रहा हूँ। तो क्या होता है, जब हमें रेज़िस्ट ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं चलता कि रिश्ता सच में खत्म हो गया, हुँ, तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएँगे। हुँ, तो फर्स्ट स्टेप ये होता है, आपको रोना आएगा, आपको याद आएगी, आप कुछ काम भी नहीं कर पाओगे। आपकी 3 चीज़ सबसे पहले इफ़ेक्ट होती है, नींद, खाना और पानी पीना। आप इन 3 चीज़ों को सॉर्ट ऑफ कर लो। 8 घंटे की नींद इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। खाना प्रोटीन बे न्यूट्रिशन फूड खाना बहुत इम्पोर्टेंट। और तीसरा 4 लीटर पानी पीना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बेसिक स्टेप है फर्स्ट, जब आपका ब्रेकअप होता है, बिकॉज़ आप ये 3 चीज़ों को भूल जाते हो। आपको नहीं पता आपने लास्ट पानी कब पिया है। आप जब खुश होते हो तो आप पानी पीते रहते हो, आप अच्छा-अच्छा खाते रहते हो, आप सोते हो। अ हैप्पी पर्सन स्लीप्स, वो सो जाता है, उसको नींद आ जाती है बेड पे जाते ही। बट जब आपका ब्रेकअप होता है, आपको नींद नहीं आती, आपको सोच में रहते हो वही चीज़ों। यू हैव टू फिक्स इट। फर्स्ट स्टेप आप रेज़िस्ट नहीं कर पाते। सेकंड चीज़, सेकंड स्टेज ऑफ मूव ऑन इज़ एक्सेप्टेंस। आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो अभी भी। जो छोड़ मतलब आप चला। कुछ काम कर रहे हो, उस टाइम पे आपको उसकी याद नहीं आ रही। बट जैसे शाम के 7 बज जाता है, आपका काम खत्म हो जाता है, फिर दूसरे दिन सुबह 7 बजे तक का आपका टाइम बहुत बेकार होगा। द टाइम यू गेट फ्री, आपको ये
अकेलापन, ऐसा फ़ील होता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किसके साथ रहूँ? ये सेकंड स्टेज होता है। थर्ड स्टेज ये होता है कभी-कभार याद आती है। वो कब आता है 1 आध साल बाद, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद कि कभी-कभार वो मेमोरीज़ रिकलेक्ट होती है। तो ये थर्ड स्टेज होता है मूव ऑन का। अब उसको करना कैसे? ये तीनों स्टेज के अंदर हमें क्या-क्या करना है? फर्स्ट स्टेज के अंदर सबसे पहले उस इंसान को ब्लॉक कर देना। हुँ। अब आप कहोगे कि अरे मैं कैसे ब्लॉक कर दूँ? उसने मुझे खुद ब्लॉक किया हुआ है, मैं क्यों ब्लॉक करूँ? भैया आप अपना सोचो, आप उसको ब्लॉक करोगे? अब वो कभी आपको कनेक्ट भी करेगा उसके किसी नार्सिसिस्टिक बिहेवियर के वजह से कि मुझे याद आ गई अपने हिसाब से, तो वो आपको कनेक्ट भी करेगा, तो आपके अंदर एक कंट्रोल होगा कि आप उससे बात ही नहीं करोगे, क्योंकि वो ब्लॉक्ड है। दूसरी चीज़, उसको स्टॉक नहीं करना कि अच्छे टर्म्स पे, बुरे टर्म्स पे उसके लाइफ में क्या चल रहा है, वो ग्रो कर रहा है कि नहीं। वो मतलब रिवेंज मोड होता है ना कि वो उसका सत्यानाश हो जाए। हम कहते हैं ना कि यार उसने मुझे छोड़ दिया, उसका कभी भला नहीं होगा। तो वो हम चेक करते रहते हैं कि उसका भला हो रहा है कि बुरा। बुरा तो हुआ कि नहीं हुआ? और वो जब चेक करते हो तो ना आप अपने माइंड को मैसेज दे रहे हो कि भला हो, बुरा हो, बट ये मुझे मैसेज तो करे, मुझसे कुछ बात तो करे, बुरा हो तो मेरा मेरे पास आ जाए। हम मेरे पास आ जाए, राइट? ये दूसरी चीज़ आपने कर ली और तीसरी चीज़, उस चीज़ के बारे में बात नहीं करना, डिस्कस मत करो। किसी से भी। लाइक आपका जब दिल टूटता है, मेरे पास जब कोई काउंसलिंग लेने आता है ना, मैं उसको बोलता हूँ, मुझे बता दिया ना, अब लेमेन्स को मत बता। आप अपने दोस्त को बता, आपका दोस्त जैसे मेरा एक केस था, उनका ज्ञान अलग आएगा फिर आपके पास। 4 महीने तक उस वुमन को मैंने सारी चीज़ें समझाई। उसके पति उसको डाइवोर्स दे रहे थे। 4 महीने तक उनकी हर 15 दिन पे कॉल होती थी। मैंने उनको समझाई। वो एक्सेप्टेंस मोड में आ रहे थे धीरे-धीरे। उनके पति रहना ही नहीं चाहते उसके साथ, हुँ। क्योंकि उनका किसी और के साथ चल रहा है इसलिए। उनको समझाते-समझाते 4 महीने हो गए और एक दिन उसने अपनी बहन से सिर्फ़ इस चीज़ पे बात की और उसकी बहन ने सिर्फ़ एक लाइन बोली, "पर आज भी तू उससे प्यार तो करती है ना?" अब वो पूरा 4 महीने मैंने जो समझाया था, सारी खत्म। खत्म। मतलब वो आके सीधा रोना ही शुरू कर दी फिर कॉल पे कि आई कांट लीव हिम, वो नहीं, मैं रह लूँगी, हम दोनों औरतें साथ में। सो दैट्स व्हाट आई से, व्हेन यू बुक अ काउंसलिंग, जब आप बात कर लेते हो एक एक्सपर्ट से, एक कोच से, एक मेंटर से जिसको आप मानते हो, फिर उस किसी लेमैन से ये चीज़, क्योंकि डिस्कशन, सच समझ करो। कहते हैं ना कि बात करने से कुछ हल नहीं निकलता कभी-कभी। आप क्या करते हो, और उसका एक थेरेपी है। मैं कहता हूँ कि अगर आपको बात करनी है, आप शीशे में बात करो, खुद से बात करो। यू जस्ट वांट टू टॉक ना, यू जस्ट वांट टू शेयर ना, शेयर इट विद योरसेल्फ। आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा। एक बॉडी लैंग्वेज सिखाने वाला इंसान क्या कहता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का सिंपल सी बात है, शीशे पे बात करो, लिख दो उस बात को। और बहुत से लोगों की आदत होती है, उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। ब्रेकअप के बाद वो बहुत कुछ भला-बुरा लिखते हैं बात और भेज भी देते हैं। हाँ, गुस्सा भी निकालते रहेंगे। मैं कहता हूँ लिखो, उसमें दिक्कत नहीं है, टाइप करो, इतना बड़ा पैराग्राफ टाइप करो और फिर उसको डिलीट कर दो। आपके इमोशंस निकल गए, अब उसको डिलीट करो। भेज क्यों रहे? इट इज़ अ साइकोलॉजिकल गेम। व्हेनेवर यू गेट आउट ऑफ रिलेशनशिप, ये नहीं कि यार मेरे को छोड़ दिया, 10 मेरा 8 साल का रिश्ता था, नहीं चला। वो टाइम पे मैं भी रोता था। मुझे भी कभी-कभी आज भी एक ऐसी मोमेंट है, अगर वो खुशबू आ जाती है ना, जो वो इंसान परफ्यूम यूज़ करता है, क्या बात है। वो टाइम पे ऐसा लगता है अरे कहाँ है भाई ये, राइट? बट एट द एंड इट इज़ एन एक्सेप्टेंस मोड कि यार क्या हो जाएगा उससे? और एक और चीज़, ये सबसे बारीक चीज़ है और हर कोई रिलेट करता है जिसका ब्रेकअप हुआ है। हम नए रिलेशनशिप में आ गए और हमें सिर्फ़ एक इंस्टेंट डोपामाइन हिट की ज़रूरत है। वो क्या है? कि मैं बस एक बार अपने एक्स से बात कर लूँ। मैं मिलूँगा नहीं, मैं कुछ बात करूँगा नहीं, करूँगा। बस सिर्फ़ एक बार बात करूँ। वो इमोशंस में मुझे जीना है और उसके बाद रिग्रेट फ़ील होता है कि मैंने रीसेंट पार्टनर को चीट कर दिया। उसके बाद उसको भी एंग्ज़ायटी दे रहे हो, खुद को भी एंग्ज़ायटी दे रहे हो, साथ वाले को भी दे रहा हूँ। साथ वाले को भी दे रहे हो और छुपा रहे हो और वो पकड़ा गिल्ट गया, में भी आ रहे हो फिर। गिल्ट में भी जा रहे हो। एग्री। इट इज़ ऑल अबाउट सेल्फ कंट्रोल, राइट? एक चीज़ मुझे बताइए ये तो मूव ऑन करने वाली बात रिलेशनशिप में जिसमें कि प्यार है वहाँ तो है ही, लड़के-लड़की में। फ्रेंडशिप में भी क्या ऐसी बातें ऐसे केस आते हैं जिसमें कि लोग फ्रेंड्स में लगता है कि यार उसने मुझे छोड़ दिया या उसने मुझे धोखा दे दिया, मेरा अच्छा दोस्त था, सारी हाँ, कैसे छोड़ दिया? मेरा मेरा एक दोस्त है, ऑफ कोर्स पता नहीं वो मेरी वीडियो देखता है कि नहीं, बट उसकी सगाई थी, उसने मुझे बुलाया नहीं और वो चीज़ मुझे और मेरे दोस्त को बहुत हर्ट हुई। हम दोनों रात को 2 बजे बैठ के बात कर रहा था कि भाई इसने बुलाया कैसे नहीं? फ़ोटोज़ तो दिख रही है और हम दोनों को हाइड भी कर रखा है एक अकाउंट से।
ये ये केस तो लगभग मुझे लगता है सबके साथ होता है, ऐसा कोई और नहीं बात। वो हमारा एकदम करीबी दोस्त है। हाँ। मतलब मेरे जो 5 दोस्त थे उसमें से वो एक था। तो ये मुझे ऐसा लगा कि अब मैं भी सोचता हूँ अब मैं भी इसको नहीं बुलाऊँगा। बट फिर भी जब बाद में गणपति की लिस्ट बना रहा था कि गणपति में किन-किन लोगों को बुलाना है, तो उनको तो बुला आई वाज़ लाइक मैं उसका नाम फिर भी लिखा हूँ। और ये हुआ भी था मतलब जैसे आपने बताया ऐसा सेम एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ कि मैंने शादी की दिल्ली में और दिल्ली में शादी करने में थोड़ी होती है कि प्रेशर में होता है, मैं ही खुद मैनेज कर रहा था। तो मेरे जो दिल्ली के दोस्त थे जिनके साथ मैंने पूरा कॉलेज लाइफ बिताया, उनको मैंने इनवाइट किया। बट उनको ये बुरा लगा कि इसने शादी से 1 दिन पहले मुझे इनवाइट किया। मैं शादी इसका प्लान करता ना, ये दिल्ली में शादी कर रहे हो, तो मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, तो मैं 5 दिन में प्लानिंग करता क्या तैयारी होनी है, तो वो आए नहीं शादी में। ये तो ईगो ये उनको बुरा लग गया और अब मेरे सबसे अच्छे दोस्त चूँकि मतलब जिनके साथ पढ़ाई हुई, करीब मुझे लगता है 8-10 साल बात नहीं हुई मेरी। सिर्फ़ हाँ, इसी बात छोटी-सी बात और मुझे ये बुरा लग गया कि साले तुमने मतलब सॉरी लैंग्वेज बट तुमको मैंने बुलाया। मैं तो कार्ड देने खुद गया इस हालत में और तुम ईगो लेके बैठे हुए कि मैं तुम्हें पहले बुलाता था। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ना अब दोनों दोनों के बीच में ये चली और फिर 8-9 साल के बाद हम सब एक-दूसरे का पोस्ट देख रहे हैं, कि वो कहाँ जा रहा है, ये क्या कर रहा है, इसकी शादी हो गई, कोई बात नहीं कर रहा है। 8-9 साल बाद एक दिन मैसेज आया और फिर बोला कि भाई मैं वो अच्छा वो इंडिया में है भी नहीं कि मैं इंडिया आ रहा हूँ। मैं कहाँ है तू? तो मैंने कहा कि बॉम्बे में हाँ, तो मेरी फ्लाइट बॉम्बे की है और मैं जान रहा हूँ उसने बॉम्बे की फ्लाइट जान के ली है। उसको मिलना ही था। तो वो मिला और उसके बाद फिर हम लोग 5-6 दिन 7 दिन साथ रहे और फिर वो सारी चीज़ें होता है सेकंड में गायब हो जाती है। सही बात। तो दोस्ती में हो जाती है रिकॉल मतलब ये चीज़ें फिर से See, आ जाती है। कोई भी रिले शायद लड़के-लड़के वाली रिलेशन हर रिलेशनशिप में मूव ऑन मुश्किल है। लाइक आपने अभी फ्रेंडशिप बताया, मैंने रिलेशनशिप बताया। हमारे हमारे दोस्त हैं बात से सॉरी बीच में कट डीओपी यही नाराज़ हो गए थे कुछ दिन मुझसे और हम लोग काफ़ी दिन नाराज़ रहे, पता नहीं कि नाराज़ चल रहे हैं। बात दोनों कर रहे हैं। बात हमने नहीं रोकी थी। वही वही मिसअंडरस्टैंडिंग बात नहीं रोकी हमने, बट नाराज़ है नाराज़ और लग रहा है कि समझ क्यों रहा है कि मैं नाराज़ तो वो रिलेशनशिप का पार्ट है, राइट? आपको रूठना, मनाना, बट ये प्यार है, इट इज़ लाइफ, प्यार है। इट इज़ ये आपका उस इट इज़ रिलेशन, इसी को तो रिश्ता बोलते हैं। आप दूसरों से तो ये उम्मीद नहीं रखते। दूसरा अब अननोन से क्या ही मतलब क्या इस चीज़ को मूव ऑन को अगर हम लाते हैं तो इसमें तो किसी क्लोज़ वन का इस दुनिया से चले जाना भी मूव ऑन बहुत मुश्किल है। 100% बहुत बुरा लगा। रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप से बाहर की जो एक क्लोज़ वन होता है, जैसे अभी मैं सच बताऊँ मेरे 15 दिन पहले मेरे ताऊ एक्सपायर हो गए एंड ही वाज़ अ वेरी क्लोज़ पर्सन टू मी। तो वो एक्सेप्टेंस नहीं आता है। आज भी ऐसा लगता है कि हम वहाँ से निकलते तो उस गली में लेफ्ट लग जाता है। मेरा मेरे डैड का दोनों का, ये मिल गया। नहीं मुश्किल होता है। बट टाइम हील्स, टाइम हील करता है। धीरे-धीरे वो चीज़ को हम समझते हैं, सही एक्सेप्ट करते हैं। सो मूव ऑन के अंदर यही रूल है। कहते हैं ना गणित यही बिठाओ, टाइम लेना पड़ेगा। आप ये सोचो कि दूसरे के पास चला जाओ, मुश्किल है। आप खुद अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। मेरा ये कहना है मूव ऑन का मतलब ये नहीं कि उसकी क्या गलती थी, अपनी गलतियाँ गिनो। ताली 2 हाथ से बजती है। ब्रेकअप दोनों की गलतियों की वजह से हुआ है। अब कुछ लोग कहते हैं कि अरे मैंने तो सिर्फ़ उससे बहुत प्यार किया था, उसने मुझे छोड़ दिया। अरे भाई तूने उस इंसान से प्यार किया है जिसको प्यार की ज़रूरत नहीं थी। और तू किया क्यों? ये आप कहते हैं ना कि अरे आप मुझे दिल्ली जाना है और मैं ट्रेन यहाँ से गुजरात की पकड़ूँगा, मतलब मैं दिल्ली थोड़ी पहुँचूँगा। मतलब आप गलत इंसान को प्यार कर रहे हो और आप ये कह रहे हो मैंने प्यार किया उसने मुझे छोड़ दिया। एक्सेप्ट इट। और मैं रिजेक्शन को बहुत अच्छे से लेता हूँ। हुँ, मुझे रिजेक्शन बहुत पसंद है। मुझे ये समझ आता है कि अगर मैंने किसी लड़की को प्रपोज़ किया है, मुझे पसंद आ गई और वो मुझे रिजेक्ट कर दे तो मेरे लिए अच्छा दिन होना चाहिए। रीज़न मेरा टाइम बच गया। गलत कॉल लेने से बच गए। मुझे एक चीज़ समझ आती है कि वो अगर मैं उसको हाँ बोल देती और उसको मेरे लिए कुछ होता ही नहीं, तो मैं 1 साल एफ़र्ट लगाता, तो मेरा 1 साल आई आई चार्ज वेरी ह्यूज अमाउंट फॉर हाल्फ एन आवर ऑफ टॉक। मेरा 1 साल मैंने किसी को दे दिया, अब वो वापस नहीं आएगा। और मैं अपना खुद का काउंसलिंग नहीं कर पाया, मेरे सारे ज्ञान बेकार हो गए। मेरे खुद के मेरे पास साइकोलॉजिस्ट भी आता है, डॉक्टर्स भी आते हैं। साइकोलॉजिस्ट आके पहले ही कहते हैं कि भैया हम पीएचडी किए हुए लेक्चरर हैं, तू कहाँ से इतना ज्ञान लेके आया? राइट, तो मैंने कहा कि डॉक्टर कभी खुद को दवाई नहीं देता। कहता है ना दर्जी के बच्चे फटे कपड़े पहनते हैं, ये सच राइट, कहावत है दर्जी के कपड़े फटे कपड़े पहनते हैं, ये सच बात है। डॉक्टर कभी खुद की दवाई नहीं करता। ऑपरेशन नहीं कर सकता, खुद की सर्जरी नहीं कर सकता। सो यू नीड सम और ये क्या होता है काउंसलिंग में भी एक ही चीज़ होती है कि वो आते हैं डिसीजन बना के ही, हमें यही करना है। क्या सच सही है, गलत है बता दो। अगर काउंसलर ने हाँ बोली है तो अच्छी बात है। हाँ, तो वैलिडेशन मिल गया ना। हाँ, हाँ, चलो भागो अब इस नहीं रिलेशन तो फिर आगे चलते हैं। बहुत सही भाई।
थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारा, मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें क्लियर की रिलेशनशिप को लेके, जो भी लोग देख रहे होंगे, हाँ। उनको काफ़ी बातें समझ में आई होगी आपकी। और आप खुद भी बहुत जब मैं बात करके बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, जो आपके अंदर का एक व्यक्तित्व है और सच में आप वैसे ही हो, जैसे लोग रील में देखते हैं आपको करेक्ट। और मैं आपको सामने से देख हाँ, पा रहा थोड़ा स्टार्ट में आपको अलग लगा होगा। हूँ। बट आपका व्यक्तित्व वही है, वही सौम्यता, वही सहजता आपके अंदर है और ये बना के रखिए, यही खूबसूरती थैंक आपकी यू सो फिल्म मच। की। थैंक यू सो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा पॉडकास्ट। मुझे तो बहुत मैं सच बताऊँ आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच भाई, और हम लोग मिलते हैं फिर कभी अगले भी पॉडकास्ट पे, जब भी आपके पास टाइम हो और हम लोग बैठते हैं आप और जब कहो तब। किसी और रिश्ते पे बात करें। डन। थैंक यू, थैंक यू।